हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो यार जैसे कि हम लोग पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं और फाइनली हमको पूरा इसको डिस्कस भी करना है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ एल्किल हैलाइड से रिलेटेड। सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आपको जो भी मैंने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको क्या क्या डिस्कस कर दिया है बताइए। पहले जीओसी पढ़ाया, फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म कराया, उसके बाद हाइड्रोकार्बन कराया, उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ाया। उसके बाद मैं यहाँ पे आपसे एल्किल हैलाइड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब मैं आपको ये चैप्टर का नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग पूरा सब कुछ सीरियल वाइज देखो, है ना। सीरियल वाइज देखो सब कुछ, ऐसा नहीं कि आप पहले एल्किल हैलाइड देख रहे हो। कोई फायदा नहीं होगा, यकीन मानिए आप बोर हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। अब जब वो दूसरे चैप्टर में वो रिएक्शन रिपीट होते हैं तो मैं उसको बस थोड़ा थोड़ा उसको बता देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको उसको अच्छे से चीज़ों को करना है तो बिल्कुल पहले लेक्चर से देखिएगा। पहले जीओसी, फिर आइसोमेरिज्म, फिर हाइड्रोकार्बन, फिर कार्बनिक कंपाउंड। उसके बाद आपको ये लेक्चर एल्किल हैलाइड को देखना है। क्लियर है क्या? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट। आप लोग देखिएगा एल्किल हैलाइड को। एल्किल हैलाइड इसको हम लोग हेलोजन का डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजन का डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आर एक्स। आर एक्स मतलब आर का मतलब एल्किल होगा, एक्स का मतलब हेलोजन। कोई भी हेलोजन ले सकते हो, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी हेलोजन ले सकते हो। यहाँ पे आर की जगह पे आप कोई भी एल्किल ले सकते हो, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, आइसो, नियो, कुछ भी ले लो, सेकेंडरी टर्सरी जो भी लेना ले लो। तो सभी तरह के आप यहाँ पे एल्किल और वहाँ पे हेलोजन, इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड, है ना। इसको बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आप देखो कि लगभग सारे रिएक्शन एक ही जैसे होंगे। हर जगह बेचारा ये जो आर एक्स है ना, जो ये हेलोजन है ना, इसी को परेशान किया जाता है। यक्स का खास बात है इसकी बल्कीनेस बहुत ज्यादा, मतलब सॉरी, इसकी बल्कीनेस, इसकी लिविंग एबिलिटी अच्छी होती है, लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा होता है ना। तो इसको आसानी से आप यहाँ से हटा सकते हो। मतलब अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे अगर अटैक कर दिया तो ये एक्स हमेशा हट जाएगा या इसका एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा या तो इसका एलिमिनेशन हो जाएगा। इसलिए तो हम लोग SN1, SN2, E1, E2, है ना, ये सब पढ़ते हैं कि नहीं। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में इन सब के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बस एक पॉइंट याद रखिएगा कि हेलोजन के साथ ये होता है कि ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर ठीक ठाक है तो आके ये हेलोजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट या एलिमिनेट कर देता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर हम एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन की बात करें तो कुछ चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जैसे फोटो हेलोजिनेशन ऑलरेडी पढ़ लिया, याद है। हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, जो चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन, याद है। चलिए मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका है। फ्रॉम एल्कीन्स की अगर हम बात करें, बाई एडिशन ऑफ HX, अगर आप HX का एल्कीन में HX हाइड्रोजन क्लोराइड या ClHbr, कौन सी रिएक्शन याद आया? मार्कोनी के एडिशन। मगर मार्कोनी के एडिशन वाला भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट हम फिर भी रिवीजन करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि पहले आप वो जो पिछला पढ़ाया ना उसको देख लीजिएगा, तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आप एल्कोहल से भी बना सकते हो, तो इसको पढ़ना है, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे कि आप एल्कोहल से कैसे एल्किल हैलाइड बना सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत उल्टा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे हेलोजन को हटाया जा रहा है और उसकी जगह पे यक्स लाया जा रहा है, तो उल्टा हो गया ना। क्योंकि यक्स गुड लिविंग ग्रुप होता है, एल्कोहल एल्कोहल अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता ना, फिर भी ये हटाया जा रहा है। कैसे हटाएंगे वही हम लोग बाद में आगे देखेंगे, ठीक है। चलो चलो फटाक फटाक एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फोटो हेलोजिनेशन, जो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या करते हैं इसमें बताइए। एक आपका एल्केन होगा जिसमें जो CH बॉन्ड होगा, है ना, उसी को ब्रेक करते हैं, हेलोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। और सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट क्या होता है? इंटेंस हीट होता है। इसमें 3 स्टेप होता है। तो सनलाइट पहले क्या करेगा, जो X2 है इस पे सनलाइट पड़ेगा तो ये ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से X रेडिकल बनेगा। और जैसे मान लीजिए कि आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो CH4 से, तो CH4 का CH4 मान लीजिए, तो CH3 लिखो और यहाँ पे H, तो ये क्या करेगा, H रेडिकल के साथ मिलकर HCl बना लेगा और यहाँ से CH3 रेडिकल बन जाएगा। ऐसे इसी में CH3 रेडिकल और बना होगा, कई सारे CH3 रेडिकल होंगे, तो दो CH3 रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना लेगा, C2H6 बना देगा। मतलब ये क्या बना देगा, एथेन बना देगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चेन इनिशिएशन में क्या होता है, देखो इसको चाहे तो याद कर लो, मैंने पहले बताया भी था। Cl रेडिकल बनता है। चेन प्रोपेगेशन में क्या होता है, Cl रेडिकल H रेडिकल के साथ मिलकर CH3 रेडिकल बनाता है। और फिर उसके बाद CH3 आपस में मिलकर क्या बना देता है, चेन टर्मिनेशन में एथेन बना लेता है। और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ये सब मत बनाइएगा, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको हमेशा एल्केन ही बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। फिर एक चीज याद रखिएगा कि इसमें कई सारे, आप बोलोगे सर कई, इसमें तो कई सारे CH बॉन्ड होते हैं एल्केन में, कैसे पता चलेगा कौन सा CH बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो यार एक बात बताओ, क्या इसमें फ्री रेडिकल बनता है, मैकेनिज्म फ्री रेडिकल। तो ऐसा फ्री रेडिकल बनाया करिए जिसके पास
अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हो ताकि उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। तो रेडिकल यहाँ भी आ सकता है, रेडिकल यहाँ भी, रेडिकल यहाँ भी। बताओ अगर रेडिकल यहाँ आएगा तो इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, 3 + 3 + 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। अगर रेडिकल यहाँ आएगा तो उसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब रेडिकल यहाँ पर आएगा और ये Cl यहाँ पे जाके रिएक्शन करेगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। और Br भी होगा तो भी यही करेंगे, ठीक है ना। Br के बारे में मैंने बताया था कि ये लेस रिएक्टिव, मोर सिलेक्टिव होता है, और Cl2 के बारे में मैंने बताया था कि ये मोर रिएक्टिव और लेस सिलेक्टिव होता है। इन सब के बारे में मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था। सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है क्या? चलिए अब हम लोग कुछ आगे की बात कर लेते हैं, फटाफट देखिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, फटाफट देखिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे देखो एक एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं एक इलेक्ट्रोफाइल से, है ना, एक इलेक्ट्रोफाइल से करा रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नाम से क्लियर है कि जो हम लोगों ने मार्कोनिक रूल पढ़ा था, मार्कोनिक रूल, तो मार्कोनिक रूल के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका एक एल्कीन है, इसको हम लोग एक इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करा रहे हैं, E+ से अटैक करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जब इस पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा बताइए। इस पे जब अटैक कराओगे तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस के साथ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और फाइनली हमारा लास्ट में न्यूक्लियोफाइल को ले जाके वहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये हम लोग रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसको मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक पढ़ कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये एल्कीन है, HCl है, तो सबसे पहले H+ जाके अटैक करेगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना होता है मैं बता देता हूँ। जैसे ये रिएक्शन देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले ये होता है CH3 कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई या प्लस H, तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे पुश करेगा, है ना, क्योंकि पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को ना, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन, यहाँ पे कार्बन इयान, और HBr में H+ और ये Br-, तो Br- ले जाके H की प्लस के साथ जोड़ देंगे और प्लस को ले जाके माइनस के साथ जोड़ देंगे। फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा और ये भी बनेगा, बट ये माइनर होगा, इसको मत बनाइएगा, हमेशा ऐसे जो बनेगा वही मेजर होगा। मार्कोनिक प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। क्लियर है? और ये कौन सा प्रोडक्ट होता है, एंटी मार्कोनिक होता है। यही सेम PDF हम लोग सेम स्लाइड हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया होता था। एंटी मार्कोनिक मैंने क्या बताया था, एंटी मार्कोनिक याद रखिएगा, या पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खैरेज इफेक्ट, केवल और केवल HBr पेरोक्साइड, किसके साथ, HBr पेरोक्साइड के साथ ही आपका एंटी मार्कोनिक रूल होता है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा इसमें क्या होता है आपको, जैसे ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को पुश करता था, मतलब एरो ऐसे होना चाहिए था, बट एरो ऐसे मत करके ऐसे करिएगा, उल्टा करिएगा। यहाँ पे कार्बोकेटायन, यहाँ पे कार्बन इयान, और ये प्लस जाके Br- क्या करेगा, प्लस के पास जाएगा, और H इसके पास चला जाएगा, तो CH3 यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 Br आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। चलिए हम लोग एक नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं, एडिशन ऑफ X2। एडिशन ऑफ X2 का मतलब ये हैलोजन है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन अगर हम Br2 के साथ कराएंगे तो Br2 यहाँ पे जो CCl4 होता है ना, ये सॉल्वेंट का काम करता है, सॉल्वेंट का काम करता है। अब आप बोलोगे सर सॉल्वेंट क्या होता है, हमेशा देखते हैं किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में से सॉल्वेंट दे देता है, सॉल्वेंट देता है, ऐसे सॉल्वेंट क्यों देता है, आखिर रिएक्शन पार्टिसिपेट भी नहीं करता है, क्यों देता है, तो इसलिए देता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सॉल्वेंट क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे तो चेयर और टेबल और पेन, इन सब की जरूरत पड़ती है, सब मीडियम है ना आपके लिए। तो वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, ऐसे हवा में तो हो नहीं जाएगा, तो वही जो मीडियम है, तो उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, मीडियम को यहाँ पे लेते हैं। जैसे एल्कीन क्या होता है, एल्कीन आपका नॉन पोलर होता है, तो यहाँ पे CCl4 क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया गया, तो पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर के लिए लेंगे, सॉल्वेंट होगा तो पोलर लेंगे। ठीक है ना, अभी हम सॉल्वेंट के बारे में और बाद में और भी डिस्कस करने वाले हैं, बट यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जब आप इसमें Br2 का एडिशन कराओगे तो देखो Br आ गया, बट एंटी एडिशन होता है, मैंने बताया था, याद है, अगर आपको हाइड्रोकार्बन मेरा देखा होगा तो आपको मैंने वहां पे बताया है। तो Br2 का एडिशन करा देंगे, Br आ जाएगा। देखो हम लोग एल्किल हैलाइड बनाना सीख रहे हैं, तो ये सब क्या है, एल्किल हैलाइड यहाँ से बन गया है। ठीक है, चलिए ये सब भी रिएक्शन हम लोग ने कर लिया है कि अगर आप एल्कीन, किसी एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते हो तो एल्कीन बनता है, और अगर H2Cl2 से कराओगे, X2 से कराओगे तो ये डाई हैलाइड बनता है। तो ये सब सारी चीजें हो गई हैं, ये सब भी हम लोगों ने कर ही लिया था, तो फिर से करने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है आज का रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, चलिए, मतलब कह सकते हो कि ये चैप्टर यहीं से स्टार्ट है, क्योंकि हालांकि वो सब भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं वो सब नहीं पढ़ना है ना, बट वो सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, इसलिए इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। डार्जन प्रोसेस क्या होता है, डार्जन प्रोसेस से भी आप लोग एल्किल हैलाइड बना सकते हो, कैसे बना सकते हो ये समझिएगा। ठीक है, मैं अभी आपको पूरा ट्रिक बता दूंगा, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस सुनते रहना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखो हम लोग एल्कोहल से बना रहे हैं एल्किल हैलाइड, ये बड़ी बात है, मतलब एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाना तो आसान है, ठीक है, बट एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एल्कोहल जो होता है एक बैड लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। तो याद रखिएगा, इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए
हम लोग यहाँ पे SOCl2 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? SOCl2 थायोनिल क्लोराइड यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 से कराई जाती है तो ये आपका एक डॉर्जन प्रोसेस होता है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्किल हैलाइड बनता है, और जो साइड प्रोडक्ट बनता है SO2 और HCl बनता है। और याद रखिएगा ये दोनों गैस हैं, SO2 और जो ये HCl है ये आपका क्या है? गैस है। और आपको पता है जो गैस होती है ना वो आसानी से हट जाएंगी, आसानी से निकल जाएंगी। तो यानी कि ये जो RCl एल्किल क्लोराइड बनेगा ये बिल्कुल अकेला होगा, तो इसको आपको अलग करना, इसमें किसी चीज से आपको अलग नहीं करना पड़ेगा, रिफाइन नहीं करना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल आपको केवल एल्किल क्लोराइड बनेगा, क्योंकि SO2 Cl2 HCl बनेगा, दो गैस बनेंगी, बट ये आसानी से क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक है, तो इट इज अ बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्किल क्लोराइड from alcohol as the side product are gases and we will obtain good yield of RCl। ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों निकल जाएगा तो गुड yield मिलेगा ना, अच्छा yield मिलेगा किसका? एल्किल क्लोराइड का। क्लियर हो गया? आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके साथ कि ये जो OH है गुड लिविंग ग्रुप बन गया, क्योंकि ये तो बैड लिविंग ग्रुप था, तो ये आखिर ये हटा कैसे? आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा ना, सर ये OH हटा कैसे, एल्कोहल हटा कैसे? इसके लिए आपको जानना पड़ेगा थोड़ा सा मैकेनिज्म। तो यार मैकेनिज्म पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा सा देखना चाहते हो तो याद रखिएगा इसमें SNI मैकेनिज्म होता है। कौन सा? SNI मैकेनिज्म होता है। SNI का मतलब होता है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब जो ये एल्कोहल है और ये जो SOCl2 है, SOCl2 क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, और एल्कोहल के पास क्या है? इसकी खास बात है कि इसके पास लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफाइल होगा, और इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया इस तरह से, है ना, तो ये बन जाएगा आपका। फिर इसमें क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये SNI का मतलब इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और इसी में से आपका ये Cl क्या होता है? एलिमिनेट। यहाँ से ऑक्सीजन का नेगेटिव यहाँ पे आएगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से ये Cl निकल जाएगा, और इस के जो और जो H ये Cl निकल गया, और जो H के दोनों इलेक्ट्रॉन थे कहाँ पे चला गया? ऑक्सीजन के पास, और फाइनली हमारा ये बन जाएगा। ठीक है ना, अभी भी एक Cl बचा हुआ है। अब ये जो Cl बचा है ना, अब देखो ये जो RO दिख रहा है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो Cl माइनस यहाँ से निकलेगा और ये RCl बना लेगा, है ना, RCl बना लेगा, और ये RCl बना लिया, और यहाँ से क्या होगा? SO2 गैस बन जाएगा। ये हमारा SO2 गैस बन गया, और ये HCl गैस तो पहले से निकल गई थी, तो पहले से एक HCl पहले से निकला था। कुल मिला के मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो गया होगा, लेकिन ये क्रैश कोर्स टाइप का है, तो इसमें बस आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको बस 100% मार्क आप ले सको। तो बस आपको इसमें याद क्या रखना है? डार्जन प्रोसेस में याद रखिएगा कि जो ROH होता है, एल्कोहल होता है, उसकी रिएक्शन हम SOCl2 से कराते हैं। मैकेनिज्म SNI होता है ना। अभी SNI के बारे में आपको बताता हूँ, खास बात इसकी एक है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है एल्किल क्लोराइड बनता है, और जो साइड प्रोडक्ट है वो भी याद रखना है, वो भी पूछेगा। दो गैसेस साथ में निकलती है, तो कहीं अगर क्वेश्चन में दो गैस का नाम लिखा रहता है, टू गैसेस, तो याद रखिएगा कौन सा रिएक्शन होगा? डार्जन प्रोसेस होगा, SO2 और HCl गैस। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे CH3CH2OH है, SOCl2 है, तो ये देखो Cl आ गया, ये SO2 Cl2। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे Cl लगाना है और SO2 और Cl गैस निकाल देना है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो OH की जगह पे Cl आ जाएगा और SO2 और HCl गैस बन जाएगा। यहाँ पे देखो OH की जगह पे Cl आएगा और SO2 और HCl गैस निकल जाएगा। SNI प्रोसेस से क्या फायदा होता है? ध्यान सुनिएगा। SNI प्रोसेस द कॉन्फ़िगरेशन आल्सो नॉट चेंज। SNI का मतलब याद रखिएगा, अगर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वही रहेगा। अगर यहाँ पे R कॉन्फ़िगरेशन था, आर एस कॉन्फ़िगरेशन कहाँ देखते हैं? ऑप्टिकली में, ऑप्टिकल आइसोमर में देखते हैं। अगर ऑप्टिकल आइसोमर है, अगर उसमें आर एस मतलब मान लो यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने ऐसे पढ़ाया है आपको, आइसोमेरिज्म में पढ़ाया है ना, तो देख लीजिएगा उसको। तो यहाँ पर भी याद रखिएगा जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी आर होगा, यस नहीं होगा? यस नहीं होगा, यस किस में होता था? SN2 में होगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें आर है तो आर ही होगा, यस हो तो यस। जो मतलब अगर OH ऐसे है तो यहाँ पे Cl ऐसे ही होगा, सेम, मतलब कोई चेंज यहाँ पे नहीं होना। तो SNI रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अगर, ये बात आप याद रखिएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो OH है, Cl है, तो क्या Cl इसी तरह साइड लगेगा? बिल्कुल Cl इसी साइड लगेगा। अगर ये यस था तो ये भी क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो OH ऊपर था, तो यहाँ पे देखो Cl कहाँ हो गया? ऊपर हो गया। तो इसको बोलते हैं SNI मैकेनिज्म। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अगर आप SOCl2, अभी हम लोग SOCl2 के बारे में पढ़ रहे थे, केवल अकेला SOCl2 था। अगर आपको क्वेश्चन में SOCl2 के साथ पिरिडीन दे दिया है, कहाँ दिखा है पिरिडीन? ये देखो, अगर पिरिडीन भी दिया है और SOCl2 भी दिया है, तब ये रिएक्शन SNI ना होके SN2 मैकेनिज्म हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब आपका इन्वर्जन होगा, मतलब अगर ये यस होगा तो ये आर होगा, अगर ये आर होगा तो यस होगा, मतलब अब पीछे से अटैक होगा। यहाँ पे जो अब न्यूक्लियोफाइल जो Cl आएगा ना, वो सामने से नहीं पीछे से आएगा, इसको बोलते हैं इन्वर्जन, और ये होता है SN2 में। अभी हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आखिर SN2 क्या होता है, बस यही याद रखिएगा। SNI होगा तो सामने ही होता, उसी साइड होता, और अगर SN2 होगा तो पीछे हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है,
अब कुछ और चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। एल्किल हैलाइड बनाने के कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके हैं जो कि आपको अच्छे से जानना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ पीएक्स थ्री। पीएक्स थ्री देख सकते हो, पीएक्स थ्री है ना, पीसीएल थ्री, पीबीआर थ्री, आप कुछ भी ले सकते हो। ये देखो पीसीएल थ्री, पीबीआर थ्री ले सकते हो ना। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी याद रखिएगा वही, फिर से देखो एल्कोहल क्या है, बैड लिविंग ग्रुप है। एल्कोहल फिर से बैड लिविंग ग्रुप है, तो इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए आपने क्या यूज किया है, पीसीएल3 या पीबीआर3 यूज किया है, ठीक है ना। तो इसमें फिर से अगर आप मैकेनिज्म देखोगे तो कोई मतलब मुझे नहीं दिखता है। फिर से देखो फास्फोरस के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ये आपका लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, इस पे अटैक करेंगे तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, आरसीएल बन जाएगा। फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आरसीएल। वैसे जब अटैक करेगा तो अगर आप मैकेनिज्म देखोगे तो ये देखो पहले ये बन जाएगा, फिर यहाँ से ये सीएल निकल जाएगा और सीएल चला जाएगा आर के पास, तो आरसीएल बन गया, आरसीएल निकल गया, और यहाँ पे फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, ओ एच पी सी एल सी एल, इस तरह से। और फिर यहाँ से आप आर ओ एच आपका बन गया, और यहाँ से एच थ्री पी ओ थ्री बन जाएगा, और ये आपका आर सी एल बन जाएगा। कुल मिला के बस आपको ये याद रखना है क्या, आपको ये याद रखना है कि अगर PCl3 या फिर PCl5 भी लोगे, भी हम PCl5 भी पढ़ेंगे, तो भी आप एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना सकते हो। मैकेनिज्म पे जाने की बिल्कुल नहीं जरूरत है, क्योंकि इसका कोई यहाँ पे यूजलेस है, कोई मतलब ही नहीं है मैकेनिज्म पे जाने का। अगर टाइम अगर अगर आपको सीखना है बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप सीखने से पहले सबसे पहले आपको सिलेक्शन लेना है ना। केमिस्ट्री पढ़ाना तो है नहीं, टीचर तो बनना नहीं है। वैसे टीचर बनना है तभी आप कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत मैकेनिज्म आपको फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं पढ़ा तो सब कुछ रहा हूँ ना, बस हल्का फुल्का मैकेनिज्म क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। लेकिन हाँ, जहां मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंस है वो मैं बता रहा हूँ। देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई बताने का मतलब ही नहीं है, इसका इसको पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ट्रिक क्या है। आप बोलोगे ना सर ट्रिक बता दीजिए फिर, है ना। देखो आर ओ एच है, POCl3 है, PCl3 है और आर ओ एच है, तो कुछ नहीं करिएगा, 3 ROH ले लीजिएगा और यहाँ से PCl3 लीजिएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ से ये निकाल दीजिएगा, तो ये क्या निकल रहा है, H3PO3 निकल जाएगा, तो H3PO3 निकल गया, और यहाँ से क्या बनेगा, RCl बन जाएगा, तो RCl प्लस H3PO3 बनता है। ये बात आप याद रखिएगा। कहने का मतलब आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा। अच्छा, इसमें अगर ऑप्शन में H3PO4 देगा तो ये मत लगाइएगा, इसमें ऑप्शन में क्या टिक करना है, H3PO3। H3PO3 ही क्यों, आप बोलोगे सर कोई ट्रिक बता देते हैं, तो सुनो, क्या PCl3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, बिल्कुल। H3PO3 में भी देखो तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही है ना। इसका मतलब यहाँ पे H3PO3 ही बनेगा, ये बात आप याद रखिएगा। समझ में आ गया, तो एल्किल क्लोराइड बनेगा और H3PO3 बनेगा। अगर आप PBr3 ले लोगे, फिर से वही SN2 रिएक्शन होता है, याद रखिएगा। जो PCl3 PBr3 होता है ना, इसमें कौन सा मैकेनिज्म, SN2। SN2 का मतलब जो बी आर लगेगा वो कहाँ से, पीछे से लगेगा, है ना। अगर ओ एच सामने है तो बी आर कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। तो आखिर ये PBr3 SOCl2 जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, ये सब क्यों यूज कर रहे हैं, ये सब क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि OH को गुड लिविंग ग्रुप बनाया जा सके। समझ में आ रहा है ना। OH बहुत बैड लिविंग ग्रुप होता है, बहुत बेकार लिविंग ग्रुप है, उसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम लोग SOCl2 का यूज कर रहे हैं, PBr3 का यूज कर रहे हैं, अभी PCl5 वाला भी पढ़ेंगे, वो भी यूज करेंगे। और एक प्रोडक्ट और बनता है H3PO3, जो कि वो भी आपको याद रखना है। अगर हम ROH की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं, ठीक है, तो भी SN2 रिएक्शन होगा और इसमें आपका RCl बनेगा। अब H3PO3 नहीं बनेगा, क्योंकि अब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है, तो यहाँ पे POCl3 बनता है और HCl बनता है, ये बात याद रखिएगा। फिर से मैकेनिज्म जानने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ल्यूकास रीजन, काफी इंपॉर्टेंट है ल्यूकास। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा। ROH था, ROH का रिएक्शन जो हम लोगों ने SOCl2 से कराया था, चलिए मैकेनिज्म बताइए, SNI मैकेनिज्म होगा, क्या बना था, क्या बना था बताइए, RCl बना था। फिर बताइए ROH की रिएक्शन हम लोगों ने SOCl2 के साथ पिरिडीन ले लिया था, क्या ले लिया था, पिरिडीन ले लिया था। तो अगर आप पिरिडीन ले लोगे तो क्या बना था, फिर से ये RCl बना था, क्या बना था, RCl बना था। और ये कौन सा रिएक्शन था, SN2 रिएक्शन था। फिर मैंने आपको 2 रिएक्शन बताया, कौन कौन सा, फिर मैंने आपको बताया था एक रिएक्शन और, कौन सा, यहाँ पे लिखता हूँ, ROH की रिएक्शन कराया था PCl3 से, तो कौन सा रिएक्शन था, SOC, ये आपका SN2 रिएक्शन था। तो यहाँ पे क्या बना था बताइए, बस इतना याद रखना है, यही याद रख लो कि हो जाएगा काम, ठीक है। फिर से आपका RCl ही बनेगा प्रोडक्ट, प्लस यहाँ पे H3PO3 बनाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको PCl5 का भी लास्ट में बना दिया, इसमें क्या होता है, SN2 यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पे भी आपका RCl। आप बोलोगे सर यहाँ पे आप इन्वर्जन तो नहीं लिख रहे हो, अरे यार क्यों लिखेंगे, जब ऑप्टिकल या कायरल कार्बन होता तब तो लिखते, जब कायरल कार्बन होता तब तो लिखते। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका POCl3 प्लस POCl3 आ जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट है। बस इतना याद रखना, आपका काम इससे हो जाएगा। अब हम लोग एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट के पास आ चुके हैं, जो कि है ल्यूकास टेस्ट। ये आपका एल्किल, वैसे तो एल्कोहल का टेस्ट होता है, बट ध्यान से देखना ये टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है।
याद रखिएगा, जो ल्यूकास टेस्ट होता है ना, जो ल्यूकास टेस्ट होता है, इसको हम लोग ल्यूकास रीजेंट, सबसे पहले आप याद रखिएगा, ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल और एनहाइड्रस ZnCl2। तो कई बार हो सकता है क्वेश्चन में आपसे यही पूछ ले कि ल्यूकास रीजेंट इनमें से कौन है, तो कौन होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो जब आप एल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास टेस्ट से, ल्यूकास रीजेंट से कराओगे, तो प्रोडक्ट तो आपको एल्किल हैलाइड ही बनेगा। हम लोग ये फिर से पढ़ेंगे, जब एल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट चैप्टर एल्कोहल ही है, जब एल्कोहल में पढ़ेंगे तो वहां इस रिएक्शन को फिर से रिपीट करेंगे। बट अभी के लिए आप देख लो फटाफट कि जब एल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl है ना और एनहाइड्रस ZnCl2 से कराओगे, तो याद रखना इसमें एल्किल हैलाइड ही बनेगा। बनेगा तो एल्किल हैलाइड ही बनेगा, ठीक है ना। तो एल्किल हैलाइड बनेगा। अब इसमें जानने वाली बात है, आप बोलोगे सर इसमें जानने वाली क्या बात है, ये तो बताओ। तो सुनो, ये जो ल्यूकास टेस्ट होता है ना, इसमें 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, सारे अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट देते हैं। बट जानने वाली बात ये है कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, 3 डिग्री अल्कोहल याद रखिएगा, वो टर्बिडिटी सेकंड, विद इन सेकंड दे देता है। याद रखिएगा, जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है ना, एल्कोहल होता है, वो वाइट टर्बिडिटी बनाता है। तो वाइट टर्बिडिटी विद इन सेकंड, 2-3 सेकंड में बना के दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल ले लोगे, अगर उसकी आप ल्यूकास रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 से रिएक्शन कराओगे, तो जो वाइट टर्बिडिटी बनेगा है ना, वो 5 मिनट बनेगा। कुछ टाइम लगेगा, 5-6 मिनट टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, तो टर्बिडिटी आने में बहुत टाइम लग जाएगा, लगभग आधे घंटे 1 घंटे का टाइम लग सकता है, ठीक है ना। मेरी बात क्लियर है। तो कहीं भी आपको ऐसा लिखा है कि तुरंत टर्बिडिटी देता है, तो आप समझ लेना कि कौन होगा, 3 डिग्री एल्कोहल होगा। अगर 5 मिनट लेता है तो 2 डिग्री, ठीक है ना। तो ल्यूकास टेस्ट के साथ सबसे फास्ट कौन देता है रिएक्शन, तो याद रखिएगा 3 डिग्री एल्कोहल देता है। प्रोडक्ट तो आपका वही बनेगा, एल्किल हैलाइड ही बनेगा, क्योंकि सब में SN2 SN1 यही सब में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है। तो कुल मिला के आपने क्या सीखा, ये जो हम लोग ल्यूकास रीजेंट ले रहे हैं, या हमने जो SOCl2 ले रहे हैं, या जो PCl3 ले रहे हैं, जो PCl5 ले रहे हैं, ये सब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सब ल्यूस एसिड है, ल्यूस एसिड है। और ल्यूस एसिड क्या काम करता है, इस एल्कोहल को गुड लिविंग ग्रुप, देख रहा हो, वो एल्कोहल था वो केस में बदल गया गुड लिविंग ग्रुप में बदलने के लिए ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट आप OH को कभी नहीं हटा सकते, आप ये कभी मत करिए, आप ये कभी नहीं कर सकते कि आपके पास ROH है और यहाँ से Cl लेकर आओगे और ये हटा देगा, कभी नहीं ऐसा होगा। इसलिए आपको एक ल्यूस एसिड लेना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इन सबको यूज कर रहे हैं ताकि OH एक गुड लिविंग ग्रुप बन सके। मेरी बात क्लियर है कि नहीं। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना, बार बार बोलता हूँ मैं ये बात, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। क्लियर है क्या। चलिए अब हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड की जो हम लोगों ने बात की, कुछ इसमें और चीजें आप चाहो तो देख सकते हो। जैसे एल्किल हैलाइड है, अगर आप इस एल्किल नहीं, ये RH होगा, ये तो हम लोगों ने कर लिया है। फोटो हेलोजिनेशन याद है, अगर आप किसी एल्केन के साथ H2 और H2 की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RX आ जाएगा और प्लस HX बन जाएगा। ये तो हो चुका है। मार्कोनिक एडिशन अभी पीछे सब कुछ पढ़ा था ना, अभी यही तो पढ़ा है सब कुछ। क्या हम लोगों ने PCl5 पढ़ लिया, ये पूरा आपका क्विक रिवीजन है, आप चाहे तो इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। SOCl2 है, SOCl2 सब कुछ देख रहा हो, ये ल्यूकास वाला है, सब पढ़ लिया। बताओ, ये शॉर्ट है ना, आप चाहो तो इतना भी पढ़ सकते हो, तब भी आपका काम हो जाएगा। PCl5 का जो ट्रिक है, चाहो तो आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे आपने एल्कोहल लिया है, अगर आपको PCl5 की ट्रिक बता दूं, PCl5 जो होता है एल्कोहल के साथ भी रिएक्शन देगा, ईथर के साथ भी देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एस्टर के साथ, एसिड एनहाइड्राइड, सबके साथ रिएक्शन देता है। तो मैंने यहाँ पे एक साथ पूरी ट्रिक लिख दी है, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। जैसे PCl5 है, देख लीजिए PCl5 है, तो PCl5 अगर आप एल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले ऐसे लिखना सीखो। मैं लिखता हूं, देखो PCl3 में से, PCl5 में से PCl3 अलग कर लो और 2 Cl को अलग अलग कर लो, ठीक है। ROH है तो एक R लिख लो, एक O लिख लो, एक यहाँ पे H लिख लो, फिर ठीक है। जैसे मान लो ईथर है, ईथर से रिएक्शन करा, R लिख लो, O लिख लो, R लिख लो। मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो RCO है ना, RCO और यहाँ पे O लिख लो, फिर यहाँ पे H लिख लो। बस कुछ नहीं करना है आपको, ये ऐसे ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने के मतलब ऐसे लाइन ड्रा कर दो और जो ऊपर वाले होंगे एक साथ, जैसे मान लीजिए कि आप एल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हो PCl5 की एल्कोहल के साथ, तो ये RCl अलग से बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा और यहाँ से HCl बन जाएगा। देख लो ट्रिक है ना, अच्छा ट्रिक है। उसके बाद अगर आप इससे कराते हो इधर से, तो R के साथ Cl, ये लिखना सीख जाओ, RCl, फिर यहाँ से POCl3 और यहाँ से RCl, मतलब इस तरह से आप सारा चीज बना सकते हो। कितना आसान है, देख रहे हो। तो PCl5 का मैंने आपको सारी रिएक्शन एक साथ बता दी है, मतलब सब में एक ही चीज रिमूव होगा। क्या होगा है, PCl3। याद रखना क्या इसमें रिमूव होता है, याद रखना क्या रिमूव होता है, POCl3 रिमूव होता है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, ठीक है क्या। चलो अच्छा, PCl3 में क्या रिमूव होता था, H3PO3 रिमूव होता था, याद आया, ठीक है। ये सब पूछ सकता है आपसे। अब हम लोग करेंगे बोरोडीन हुंस डीकर, है ना, बोरोडीन हुंस डीकर रिएक्शन। देखिए
काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। तो बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर का सॉल्ट लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 और Cl2 से। किससे कराते हैं? Br2 और Cl2 से, और ये बना देता है एल्किल हैलाइड। फिर से बोलूंगा, मैकेनिज्म पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस सिंपल से क्या करना है, ये रिएक्शन को याद रखना है। क्या सुन लो क्या मैंने बताया, इसमें हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। इसकी रिएक्शन Br2 या Cl2 के साथ कराते हैं और CCl4 इसमें एक सॉल्वेंट लेते हैं। सॉल्वेंट तो लेना ही है, तो बताया था मैंने आपको। इसमें क्या बनता है आपका एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल ब्रोमाइड बनता है, याद रखिएगा। कोई और हैलाइड नहीं बनता है, केवल और केवल एल्किल ब्रोमाइड बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा बोरोडीन हुंस-डीकर में क्या प्रोडक्ट बनता है, तो चाहे आप Br2 लो चाहे आप Cl2 कुछ भी ले लो, हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो RBr ही बनता है। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, मतलब सॉरी, अगर आप Br2 लोगे तो RBr बनेगा, और अगर आप Cl2 लोगे तो RCl भी तो बन सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मतलब Br लोगे तो Br बनेगा और Cl भी लोगे तो Cl बनेगा। क्लियर है क्या? फ्लोरीन वोरीन नहीं लेगा, मतलब फ्लोरीन कभी नहीं, RF नहीं बना सकते, याद रखिएगा, RF नहीं बना सकते। तो आप बोलोगे सर यहाँ से तो इस मतलब बोरोडीन हुंस-डीकर से आपने ये तो बना लिया RBr और RCl, अगर आपको RF बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम लोग एक और मेथड यूज करते हैं। चलिए हम लोग उस मेथड को आपको यहाँ पढ़ के दिखा देते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको पहले कुछ और चीजें बता देता हूँ। अच्छा, आप बोलोगे सर अगर आयोडीन लेंगे तो क्या होगा? देखो, अगर आपने सिल्वर कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लिया तो पहले पढ़ लो इसको। द रिएक्शन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है ना, फैटी एसिड विथ I2CCl4 गिव एल्किल एस्टर, ये एल्किल एस्टर देता है इंस्टेड ऑफ एल्किल आयोडाइड। दिस रिएक्शन इज बर्नबोन सिमोनिन रिएक्शन। तो याद रखिएगा ये भी एक रिएक्शन है। जैसे मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूज हो गए कि सर ये बताइए, आपने Br2 लिया तो RBr बना दिया, Cl2 लिया तो RCl बना दिया, किससे? सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यही सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप आयोडीन के साथ कराओगे तब क्या होगा? आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा ना, आयोडीन होगा तो क्या होगा, फ्लोरीन होगा तो क्या होगा, ये दिमाग में डाउट आ रहा होगा। तो याद रखना, जब आयोडीन लोगे तो Ri नहीं बनेगा, पहले तो याद रखिएगा Ri नहीं बनेगा, जैसे वहां पे RCl और RBr बनते, पहले तो याद रखिएगा। दूसरी चीज, तो आप बोलोगे सर बनेगा क्या, तो बनेगा इसमें एस्टर RCOOR बनता है प्लस AgI बनता है, ये बात याद रखिएगा। चाहे तो आप यहाँ पे मैकेनिज्म दे सकते हो, सबसे पहले I2 यहाँ से Ag यहाँ से Ag रेडिकल बनेगा, ठीक है। Ag रेडिकल से क्या करेगा, आई मिलके AgI बना लेगा, और यहाँ से RCOO रेडिकल बनेगा। फिर ये जो RCOO रेडिकल है ना, ये जो RCOO है ना, ये रेडिकल जो है ये अनस्टेबल होता है रेडिकल, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ से इसको इधर आएगा और ये यहाँ से इसको ब्रेक कर देगा, तो R रेडिकल बन जाएगा, और यही R रेडिकल और यहाँ से RCOO रेडिकल दोनों मिलके फाइनली हमारा क्या बना देगा, एस्टर बन जाएगा। कुल मिला के मैकेनिज्म फिर से नहीं जाना है इस सेक्शन में, आपको बस इतना याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो सिल्वर का कार्बोक्सिलिक एसिड, जो सिल्वर का सॉल्ट है, उसकी हम लोग करा रहे हैं I2 और CCl4 से, और इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो एस्टर हमारा बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, एक फिंकल-स्टेन रिएक्शन और एक स्वार्ट रिएक्शन। तो फिंकल-स्टेन रिएक्शन में क्या होता है, पहले फटाफट आप लोग देख लीजिए। इट इज a halide exchange method only used for preparation of alkyl iodide। याद रखिएगा, क्योंकि देखो पिछले वाले रिएक्शन से हमको एल्किल आयोडाइड नहीं मिला है ना। देखो हम लोगों ने एल्किल ब्रोमाइड बनाना सीख लिया, एल्किल क्लोराइड भी बनाना सीख लिया, लेकिन अभी तक हम लोगों को एल्किल आयोडाइड नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर तो एस्टर मिल गया। जब हम लोगों ने सिल्वर का सॉल्ट लिया, आयोडीन से रिएक्शन कराया, बने थे चले थे बनाने Ri, लेकिन बन गया एस्टर। तो क्या करेंगे, एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जिसका नाम है फिंकल-स्टेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इट इज अ हैलाइड एक्सचेंज, है ना। हैलाइड एक्सचेंज मेथड वनली यूज टू प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड। केवल किसके प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, एल्किल आयोडाइड के लिए यूज करते हैं, ये बात आपको याद रखना है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड है, ये आपका क्लोरीन और ब्रोमीन है। क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन है। तो जब आप NaI से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे लिखा ना हैलोजन एक्सचेंज, मतलब हैलाइड एक्सचेंज होगा। हैलाइड एक्सचेंज का मतलब आयोडीन यहाँ से X को हटा देगा, मतलब जो भी, और X की जगह क्या ले सकते हो, Cl और Br। अगर आप X को Cl और Br लोगे तो यहाँ से आयोडीन जाएगा और Cl और ब्रोमीन को हटा देगा, और यहाँ से आपका Ri बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा, और ये भी आपका एक कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, आप बोलोगे सर हम लोगों ने एल्किल आयोडाइड भी बना लिया है ना, एल्किल ब्रोमाइड बना लिया, सब कुछ बना लिया, एल्किल फ्लोराइड कैसे बनाएंगे? तो देखो इसका भी एक मेथड है ना, ये भी एक बहुत मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन, तो स्वार्ट रिएक्शन में क्या होता है, आल्सो ऑन ए हैलाइड एक्सचेंज, ये भी एक हैलाइड एक्सचेंज मेथड होता है। इसको आपको बस डायरेक्ट याद रखना है। कैसे याद रखना है, आप एल्किल हैलाइड ले लो, हैलाइड में आप Cl ले लो, Br, I कुछ भी ले लो,
इसकी रिएक्शन कराते हैं एजीएफ से, एजीएफ बोलो या फिर एचजीएफ2 ले लो, और डाई मेथिल सल्फर ऑक्साइड क्या है, ये आपका एक सॉल्वेंट लेते हैं। अभी बताऊंगा इसके बारे में, ये सॉल्वेंट क्या करते हैं तो आपको पता है ना, ये सॉल्वेंट कैसे क्या होता है, ये अभी अच्छा आगे अच्छे से और डिस्कस करूंगा जब मैं आपको SN1 SN2 पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो एजी फ्लोराइड क्या करेगा, ये जो फ्लोरीन है ना, ये जो फ्लोरीन आया ना, यही जाके एक्स को यहाँ से एक्सचेंज कर देगा और उसकी जगह में फ्लोरीन आ जाएगा। और यही अकेला मेथड है, याद रखना, एल्किल फ्लोराइड बनाने का ये एक अकेला मेथड है। तो यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाता है। इसको आपको याद रखना है कि जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन एजीएफ से कराएंगे तो यहाँ से फ्लोरीन आ जाएगा और ये आपका एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा। क्लियर है? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, CH3CH2OH है, इसकी रिएक्शन PCl5 या SOCl2 है ना, डार्जन प्रोसेस कुछ भी ले लो, तो क्या होता था, यहाँ पे Cl आ जाता था, OH हट के यहाँ पे Cl आ जाएगा, है ना, बोलो। PCl5 तो SN2 होगा और SOCl2 SNI रिएक्शन होगा, पीछे बताया था। अब फिर क्या आप इससे अगर आपको ये प्रोडक्ट बनाना तो कैसे बनाएंगे, अगर आपको एल्कोहल से फ्लोरीन बनाना तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एल्कोहल से आपको एल्किल हैलाइड बनाना पड़ेगा, क्योंकि एल्कोहल से फ्लोरीन बनाने का कोई डायरेक्ट मेथड है ही नहीं, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। हाँ, हाइलाइड से हाइलाइड बना सकते हैं, मतलब अगर एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड या फिर एल्किल आयोडाइड होगा ना, तब आप उससे एल्किल फ्लोराइड बना सकते हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए, इसकी PCl5 या फिर SOCl2 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे RCl आ जाएगा। फिर जब आप AgF से रिएक्शन कराओगे, है ना, एल्किल क्लोराइड तो बन गया, बस यहाँ से आप फ्लोरीन एक्सचेंज करा के यहाँ पे एल्किल क्लोराइड बना सकते हो। सिंपल से रिएक्शन हो गया। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सो गाइस, अब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे SN1 और SN2 के बारे में। तो देखिए SN1 रिएक्शन क्या होता है, फटाफट आप लोग इसको देखिएगा, बहुत ही आसान से रिएक्शन है जिसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इसमें कुछ नहीं होता है, मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, ये आपका एक एल्किल हैलाइड होता है, ठीक है। अब मैंने बताया कि एल्किल हैलाइड में खास बात ये है कि ये जो हैलोजन होता है, ये बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप, ये क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आके इस एल्किल हैलाइड पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ से जो हैलोजन होता है ये आसानी से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, समझ में आया क्यों निकल जाता है, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। कोई भी हैलोजन ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप वैसे आयोडीन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये इस तरह से हैलोजन को हटा के उसके फिर क्या बना लेगा, ये RNU बना लेगा, ठीक है। देखो SN1 में क्या होता है, अब आप बोलोगे सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो ये ऐसे होता है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि SN1 होगा कि SN2 होगा। तो SN1 के लिए जो कुछ खास बात है वो आपको जानने की जरूरत है। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक होता है, फिलहाल इससे आप नहीं पता कर पाओगे, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या हो। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो एल्किल हैलाइड होता है ना, ठीक है, और जो मान लीजिए कि आपने कोई बेस या कुछ भी लिया होगा, चलिए मान लीजिए कोई एक न्यूक्लियोफाइल होगा, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि ये जो एल्किल हैलाइड होता है ना, ये यहाँ से हैलोजन निकलता है और कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपका एक कार्बोकेटायन बना, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, यही न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बोकेटायन से रिएक्शन करके RNU बना लेता है, प्रोडक्ट बना लेता है। मुझे लगता है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होंगी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एल्किल हैलाइड से, है ना, ये कार्बोकेटायन बना, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकेटायन से मिलकर RNU बना लिया। कुल मिला के आपको समझना ये है कि SN1 रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है। तो सबसे पहले आपने सीख लिया कि 2 स्टेप रिएक्शन है। अब SN1 का मतलब ये 1 क्या है, ये 1 ऑर्डर है, तो याद रखिएगा ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्यों ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर मतलब ये देखो स्लो स्टेप यही है। आप हमेशा देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन में स्लो और फास्ट देखा जाता है। क्यों स्लो रिएक्शन देखा जाता है, क्योंकि जो स्लो रिएक्शन होती है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, यानी उसी से हम लोग ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी को बता सकते हैं। क्यों, आप बोलोगे सर स्लो से ही क्यों बता सकते हैं, बताओ। अगर 2 गाड़ी जा रही है, मान लीजिए 2 बस जा रही है, ठीक है, एक बस ये जा रही है, एक बस ये बस धीरे धीरे जा रही है, मतलब मान लो कि बहुत धीरे 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और ये मान लीजिए कि कुछ 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो किस में बैठे व्यक्तियों को आप आसानी से देख पाओगे या उनको काउंट कर पाओगे, सीधी सी बात है 5 किलोमीटर जो स्लो होंगे ना। तो इसीलिए स्लो रिएक्शन की रेट डिटरमाइन करना ज्यादा पॉसिबल, मतलब पॉसिबिलिटी उसी की होती है और फास्ट वाले की इम्पॉसिबल होती है। तो इसलिए हम लोग जो स्लो वाला है उससे हम लोग क्या करते हैं, रेट डिटरमाइन करते हैं। क्लियर, तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, देख लीजिए RX है ना, RX का मतलब एक ही आपने रिएक्टेंट है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, SN1 को SN1, है ना। तो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन, दूसरे स्टेप में क्या हो गया, RNU बन जाएगा,
तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, वीक होता है, और लिविंग ग्रुप कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। इस तरह से आप इस सारी चीज़ों को देख सकते हो। एक बात जो इसमें आपको समझना है, इसमें कार्बोकेटायन जो बनता है ना, कार्बोकेटायन जो बनता है वो मोर स्टेबल बनना चाहिए। तो अभी हम लोग इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो सॉल्वेंट लेते हैं, याद रखिएगा जो सॉल्वेंट लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। यही एक ऐसा पॉइंट है जिससे कि आप SN1 और SN2 को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। समझ में आया? तो इसमें जो पोलर होता है, और याद रखिएगा प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। कैसा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर पहले सॉल्वेंट के बारे में बता दीजिए। तो चलिए मैं पहले सॉल्वेंट के बारे में आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद SN1 SN2 E1 E2 के बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सॉल्वेंट क्या होता है। देखो सॉल्वेंट क्या होता है, देखो सॉल्वेंट जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट पे जैसे बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, ये सब नॉन पोलर है। तो बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। पोलर में दो चीजें होती है, एक होता है पोलर प्रोटिक, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। इसमें शायद आगे लिखा हो, हाँ लिखा है। तो ये देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट मैंने बता दिया, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, डायपोल मोमेंट जीरो होगा। यानी कि जिसमें जैसे आपने बेंजीन ले लिया, CCl4 ले लिया, ये सारी चीजें क्या है, नॉन पोलर है। और पोलर में दो होते हैं, एक होता है पोलर ए प्रोटिक और एक होता है पोलर प्रोटिक। आप बोलोगे सर प्रोटिक ए प्रोटिक क्या होता है? देखो जो प्रोटॉन दे दे, जिसको आयनाइज करने पे अगर H+ दे देता है, H+ अगर देता है यानी कि वो प्रोटिक होगा, जो H+ नहीं देगा वो प्रोटिक नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। H2O ले लिया मैंने और KOH ले लिया। जब आप H2O को आयनाइज करोगे, एक बार आयनाइज कराना है, तो जब एक बार आयनाइज कराओगे तो क्या बनाएगा, H+ प्लस OH- बनाएगा। और इसको आयनाइज कराओगे तो K+, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो आयनाइज है ना, इसकी मेटेलिक नेचर ज़्यादा है, तो ये K+ बनाएगा और यहाँ से OH- बनाएगा। देखो ये H+ दे रहा है, ये K+ दे रहा है, यानी कि ये अगर कहीं पे लिखा होगा, अगर ये कहीं पे सॉल्वेंट यूज करोगे KOH का, मतलब एक्वस KOH अगर आप यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगा, ठीक है। और SN1 में क्या हो जाएगा, ये मतलब SN1 SN2 छोड़िए, ये जो हमारा होगा कैसा होगा, पोलर तो है ही दोनों, पोलर तो दोनों है ना। ये हमारा प्रोटिक होगा क्योंकि ये H+ दे रहा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए प्रोटिक हो जाएगा। और इसी से हम लोग SN1 SN2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं। SN1 में क्या होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, यानी कि जब SN1 रिएक्शन होगा उसमें आप H2O लोगे, H2O ले लो या फिर कोई भी ले लो, ये देख रहे हो ये सारे आप ले सकते हो, सारे H+ देंगे। अगर आप इनको आयनाइज कराओगे ना, ये भी H+ देगा, ये भी एसिड H+ देगा, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन देगा, यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी, तो सारे H+, जो भी H+ दे रहे हैं सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, याद रखिएगा। और जो H+ नहीं देता है वो हमारे कैसे होते हैं, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। और इसमें SN2 मैकेनिज्म क्या होती है, फेवर होती है। इसमें कई सारे सॉल्वेंट है, जैसे डाईमेथिल सल्फर ऑक्साइड है, मतलब ये सारे देख रहे हो, जैसे एसीटोन हो गया, डाईमेथिल सल्फर हो गया, है ना, हेक्सामेथिल फॉस्फोरेमाइड हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, याद रखिएगा, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के, किसका, PAS, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे DMS है, DMS का मतलब होता है डाईमेथिल सल्फाइड, डाईमेथिल सल्फाइड। तो डाईमेथिल सल्फाइड भी आपका क्या होता है, याद रखिएगा, एक पोलर सॉल्वेंट होता है। कैसा होता है, पोलर होता है। और पोलर है, प्रोटिक है कि ये प्रोटिक, ये आपका एक ए प्रोटिक है, क्योंकि H+ तो है ही नहीं, इसमें H+ देगा ही नहीं। तो ये SN2, तो याद रखिएगा कहीं पे DMS लिखा होगा तो समझ लीजिएगा वो SN2 मैकेनिज्म हो सकता है। HMPA, हेक्सामेथिल फॉस्फोरामाइड, तो यहाँ पे देखो H+ है क्या, नहीं, H+ नहीं देगा, तो ये भी कौन सा, SN2 होगा। तो आपको हो सकता है ये ना दे पूरा, आपको बस HMPA लिख देगा, आपको ऐसे रिएक्शन में ऐसे दिखेगा, ऐसे रिएक्शन में क्या लिख देगा, HMPA लिख देगा। तो HMPA देख के आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा ये कौन सा रिएक्शन है, ये SN2 रिएक्शन, या फिर DMS लिख देगा, डाईमेथिल। तो मैं इन सब के बारे में बता रहा हूँ, जो ये DMS हो ये सब लिखा है ना, इन सब के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। THF है, तो ये भी अगर THF होगा तो इसमें भी H+ नहीं है, तो ये भी आपका SN2 फेवर करेगा, है ना। एक्चुअली THF में क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफुरेन होता है, तो इसका सही स्ट्रक्चर ये है ना, ये ऐसे, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी होगा, तो ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब देखो ये सॉल्वेंट करता क्या है, आप इसको समझ लो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, SN2 रिएक्शन है, SN2 या SN1 रिएक्शन, चलो SN1 मान लेते हैं। SN1 रिएक्शन में आपने पता होगा, अभी मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया था SN1 के बारे में। इसमें एल्किल हैलाइड लेते हैं और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम करता है ना, जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब इसमें मेरी बात आप ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए कि आपने H2O ले लिया, क्या ले लिया, H2O। क्या H2O एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, बिल्कुल, यानी कि SN1 रिएक्शन में देगा, है ना। अब ये देखो 3 डिग्री हैलाइड है,
तो 3 डिग्री हैलाइड में SN1 अच्छा होगा, क्योंकि इसमें एक जो कार्बोकेटायन बनेगा, जब आप मैंने बताया था ना फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये Br हटेगा और यहाँ से कार्बोकेटायन बनेगा, यानी कि यहाँ पे दो दो चीजें बनेंगी। तो आपको कार्बोकेटायन बनेगा और एक आपका Br माइनस बनेगा। किस स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। अब मेरी बात से ध्यान से सुनना, मैं बार बार आपको एक चीज बोलते आ रहा हूं कि देखो जो सॉल्वेंट होता है ये किसी भी रिएक्शन के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है, यानी कि रिएक्शन को होने के लिए कंडीशन देता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ध्यान से देखो, जो आपने H2O लिया है, क्या ये इस कार्बोकेटायन को मीडियम प्रोवाइड कर रहा है? बिल्कुल, क्योंकि वाटर आपने लिया है। तो वाटर में देखो वाटर को कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना, वाटर में ऐसे लिखते हो H, यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज होगा। तो क्या ये वाटर में जो ऑक्सीजन के सारे प्लस चार्ज हैं, ये सॉरी प्लस नहीं माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा ना, ऑक्सीजन पे माइनस होगा, हाइड्रोजन पे प्लस होगा। तो क्या ये जो ऑक्सीजन के सारे जो निगेटिव चार्ज है, ये इस कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी दे रहे हैं? सोच लो, सॉल्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉल्वेशन आप केटायन इसको बोल सकते हैं। सोच लो सब लोग, यानी कि क्या कर रहे हैं? मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको स्टेबिलिटी दे रहे हैं ताकि रिएक्शन हो सके, रिएक्शन को फेवर कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार जो Br माइनस है, Br माइनस को भी वाटर देखो सॉल्वेशन दे रहा है। कैसे? Br माइनस है, Br पे नेगेटिव चार्ज है और H2O में H प्लस है, तो H प्लस देखो यहाँ से सॉल्वेशन दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में सॉल्वेंट को यूज करते हैं ताकि हमारा रिएक्शन हो सके। अदरवाइज रिएक्शन होना थोड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना मीडियम के हवा में थोड़े ना हो जाएगा, कुछ मीडियम चाहिए ना। आप जमीन पे चलते तो आपको चलने के लिए जमीन चाहिए, है ना, हवा में थोड़े ना उड़ोगे, है ना। तो वही चीज है, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है, इसी को बोलते हैं सॉल्वेशन ऑफ एनायन और सॉल्वेशन ऑफ केटायन बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए, तो रेट ऑफ SN1 SN2 आपको अगर निकालना हो तो सबसे ज्यादा RI का होता है, फिर RBr का होता है, फिर मतलब कि क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आयोडीन होता है। क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप होता है? क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे जैसे CH3I लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे आयोडीन होगा। आयोडीन में होता है 5p, है ना, 5p होता है, मतलब 5p होता है ना। जैसे फ्लोरीन होता है F होता है, Cl होता है, Br होता है, I होता है। यहाँ पे 2p है, 3p है, 4p है, 5, इसमें 5p होता है। और कार्बन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस शेल का वो 2p होता है। इसमें 2p आएगा, इसमें 5p आएगा। बताओ क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? अगर आप छोटे बच्चों को, या आप अगर 20 साल के हो, अगर मैं आपसे बोलूं जाकर 70 साल वाले से दोस्ती कर लो, 70 साल के किसी अपने दादाजी से, किसी भी दादाजी छोड़िए, बाहर के आदमी से अगर मान लीजिए दोस्ती करना हो, तो क्या आप 70 साल वाले से करोगे या 20 वाले 20 से करेंगे? सिंपल सी बात है, दोस्ती 20 से करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, तो ये बॉन्ड बहुत वीक होगा, क्योंकि इनके बीच इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा। इसलिए जो आयोडीन होगा ना, ये गुड लिविंग ग्रुप होगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आपका ब्रोमीन आएगा, उसके बाद क्लोरीन आएगा और उसके बाद आपका फ्लोरीन आएगा। ये आपका लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको इसका यूज आएगा। इसलिए रेट ऑफ SN1 SN2 देखना हो तो यही ऑर्डर होता है, आयोडीन RI का सबसे ज्यादा, फिर आप समझ में आया। सॉल्वेंट क्या होता है, इसका क्या यूज होता है, मैंने आपको ये सारी चीजें बड़ा बता दी है। चलिए हम लोग SN1 और SN2 ऑर्डर को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। SN2 SN1 क्या होता है, तो चलो फटाफट बताओ। याद रखना SN1 में क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है, ये भी याद रखिएगा। SN1 में क्या होता है, रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन का मतलब होता है रेसिंग मिक्सचर बनेगा। रेसिंग मिक्सचर का मतलब ये है कि यहाँ पर OH अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल OH है, यही अटैक करेगा। तो OH एक बार सामने से भी अटैक करेगा और पीछे से भी अटैक करेगा। ये कब देखेंगे? ये तब देखेंगे जब कारल कार्बन होगा तब। ये जो रेसमाइजेशन, इन्वर्जन, रिटेंशन, ये सब कब देखेंगे? जब कारल कार्बन होगा तभी देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो एक बार Cl कहाँ से अटैक कराएंगे? आगे से, एक बार पीछे से, इसको बोलते हैं रेसलिंग मिक्सचर। तो एक बार जब OH आगे से कराओगे तो OH, और पीछे से अटैक कराओगे तो पीछे से अटैक करना ज्यादा आसान होगा, है ना। तो पीछे वाले का परसेंटेज थोड़ा सामने वाले से ज्यादा होता है, ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। बोलो क्लियर है क्या? चलो, तो SN1 में क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है। फिर से देख लो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है ना, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा X, तो X यहाँ से अटैक, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल एक बार बैक से, एक बार सामने से अटैक किया, एक बार पीछे से अटैक किया। तो ये हमारा रिटेंशन और इन्वर्जन, मतलब कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, रेसमिक मिक्सचर आपका इस तरह से बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कुछ एल्किल हैलाइड दे देगा क्वेश्चन में, कुछ एल्किल हैलाइड दे देगा और बोल देगा SN1 का ऑर्डर बताइए। तो याद रखिएगा, रेट ऑफ SN1 निकालने के लिए क्या करते हैं, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे यहाँ पे एल्किल हैलाइड जब फर्स्ट स्टेप में यहाँ से Cl निकलेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ से Cl निकलेगा तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ से Cl निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। तो जो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ SN1 जितना ज्यादा होगा। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं,
नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ सबसे ज़्यादा है, देखो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, यहाँ पर तो 336 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर तो 3 है, तो ये सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये। तो इस तरह से आप कभी भी SN1 का रेट देखना हो तो याद रखना 3 डिग्री का वैसे ज़्यादा होता है, बस आपको अल्फा हाइड्रोजन ही देखना होता है, जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उसका रेट ऑफ SN1 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो SN1 होगा, H2O लिया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, आप H2O जगह CH3OH ले सकते हो, तब यहाँ पे OCH3 अटैक करेगा, है ना, OH की जगह पे OCH3 आ जाएगा, सिंपल से कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले सकते हो। तो जब OH यहाँ पे अटैक करेगा तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका OH आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो एक बार OH अंदर से आएगा, एक बार OH बाहर से आएगा, इसमें रेसमिक मिक्सचर बनता है, ये बात आप याद रखिएगा। SN1 रिएक्शन के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, SN2 के रिएक्शन में। उसके सो गाइस, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में, SN1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये मैं SN1 का एक क्वेश्चन देता हूँ, ये CH3Cl, यहाँ पे CH3 है, मान लीजिए एक CH3 और है, एक ये है, और मान लीजिए कि CH3 है, यहाँ पे CCl और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, CH3 है और यहाँ पे CH है, और एक मैं और ले लेता हूँ CH3 CH2Cl। क्या आप बताओगे इनमें से किसका SN1 का रेट सबसे ज़्यादा होगा? तो देखिए जल्दी से बता दीजिए। मैंने आपको बताया था कभी भी आपको SN1 का रेट देखना हो ना, तो SN1 कितने स्टेप का होता है? 2 स्टेप का होता है। इसमें क्या बनता है? कार्बोकेटायन, यानी कि जब आप इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनाओगे तो क्या कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 यहाँ भी CH3 और यहाँ पे कार्बोकेटायन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 + 3 + 3, मतलब टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है ना। अगर 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसका मतलब इसके SN1 का रेट सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे जब आप कार्बोकेटायन बनाओगे Cl हटा के, है ना, Cl गुड लिविंग ग्रुप है, तो 3 + 3 टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना। यहाँ पे केवल कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन आएगा, तो सबसे ज़्यादा SN1 का रेट इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। तो कभी भी आपको SN1 के बारे में कुछ भी पूछता है तो ये याद रखिएगा, इसमें कभी ना कार्बोकेटायन बनाए, क्वेश्चन कभी मत सॉल्व करिएगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। SN2 रिएक्शन एक काफ़ी आसान सा रिएक्शन होता है, इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है, पहले आप ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आपको ये 4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, SN1 SN2 E1 E2। टेंशन ना लीजिए, आपको लग रहा होगा तरह बहुत बड़ा है, कैसे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इसी स्लाइड में आगे 2 पेज का एक शॉर्ट नोट्स है, वही पढ़ लीजिएगा, उससे आपके 100% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट इसको कंप्लीट करने के बाद इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले एक बार फटाफट आप लोग सारी चीज़ें देख लो। अगर हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की, तो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये मान लीजिए कि एक एल्किल हैलाइड है, ठीक है, ये क्या है? एक एल्किल हैलाइड है। मान लीजिए कि कोई न्यूक्लियोफाइल है NU। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अब इसमें ध्यान समझिएगा, इसमें ऐसा नहीं होता कि पहले Br निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल पहले ही इसको अप्रोच करता है, और किधर से? बैक साइड से। किधर से? बैक साइड से, याद करिएगा। ठीक है ना। तो SN2 रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? बैक साइड से अप्रोच करता है, और जैसे जैसे ये अप्रोच करता जाता है वैसे वैसे ये बाहर निकलता जाता है, और एक टाइम आता है कि ये पूरी तरह से इससे बॉन्ड बना लेगा, और ये पूरी तरह से जो होगा ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मेरी बात क्लियर है? और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो CH3NU बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब एक बात बताओ, क्या ये रिएक्शन केवल सिंगल स्टेप में रहा होगा? बिल्कुल, SN2 रिएक्शन केवल सिंगल स्टेप में होता है। CH3Br है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इसको अप्रोच करेगा, और Br यहाँ से निकलता जाएगा। ये देखो अप्रोच कर रहा है, Br निकल गया, और इस तरह से हमारा CH3NU बन गया, यही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। अब बोलोगे सर दोनों प्रोडक्ट में तो कोई डिफरेंस है नहीं। बिल्कुल नहीं डिफरेंस है। SN1 SN2 का प्रोडक्ट देखोगे आपको लगेगा कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो टोटल बैक साइड से अटैक कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 100% जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो पीछे से अटैक करेगा, कभी सामने से नहीं करेगा। आप बोलोगे सर सामने से क्यों न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल सामने से आएगा तो Br काफी बल्की ग्रुप है ना। इसके बाद न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या होगा? रिपल्सन होगा, इसलिए सामने से ना आके पीछे से अटैक करता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमको 2 स्टेप दिख रहा है, एक स्टेप ये वाला, एक स्टेप ये वाला, फिर आप सिंगल स्टेप क्यों बोल रहे हैं? अरे ये ट्रांजिशन स्टेट है ना, ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है। अब आप बोलोगे सर ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस होता है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए कि आपको दिल्ली है, ये मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली बस से जा रहे हो, मान लो मुंबई जा रहे हो बस से, ठीक है, चलो मानता हूँ काफी दूर है बट जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, अब दिल्ली से मुंबई अगर आप जा रहे हो तो आपको बीच में कहीं रुकना नहीं है, लेकिन आपको पता है बस वाला आपको रोकेगा, कहीं खाना पीना खिलाएगा कुछ, है ना, एक दो जगह ऐसे रोक सकता है। बट आपको कहीं रुकना नहीं था, बट फिर भी बस वाला क्या कर रहा है? आपको बीच में रोक रहा है कुछ, है ना, जो भी खाना पीना वो करने के लिए।
तो ये जो जहाँ पे ये बस रुक रही है इसको क्या बोलेंगे? क्या इससे आपका कोई रिलेशन था? नहीं। यानी कि ये क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट। क्या आपने कभी सोचा था कि यहाँ पे आपको रुकना है? नहीं। तो ये उस स्टेप में काउंट नहीं होगा। यानी कि आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, तो आप एक ही स्टेप में जा रहे हो। कितने स्टेप में? एक ही। आप किसी से नहीं बताओगे कि हम 2-3 बार में आए, ऐसा कुछ नहीं बोलोगे। आप बोलोगे एक ही बार में हम लोग दिल्ली से मुंबई चले गए। लेकिन मान लीजिए कि आप, ये दिल्ली है ना, और ये मान लीजिए मुंबई है। दिल्ली से मुंबई आप जा रहे हो, तो मान लीजिए कि पहले आपको यूपी जाना है। किधर जाना है? यूपी जाना है। तो पहले आप क्या करोगे? दिल्ली से यूपी जाओगे, फिर यूपी से मुंबई जाओगे। यानी कि ये जो यूपी होगा ये क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट। अब अगर पूछा जाए कि आपका कितना स्टेप रहा होगा, कितने स्टेप में गए हो, तो आप यहाँ पे 2 स्टेप में क्या किए हो? दिल्ली से मुंबई गए हो। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इंटरमीडिएट क्या होता है और ट्रांजिशन स्टेट बस दिखाने के लिए होता है एक्चुअली, कि क्या क्या रिएक्शन में हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, बट वो कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। बट इंटरमीडिएट एक प्रोडक्ट होता है। मेरी बात क्लियर हो गया क्या? सभी लोगों को बताइए, सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की कुछ बात कर लेते हैं, फटाफट देखिएगा एसएम2 के बारे में। तो अच्छा, एक ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा छोटा सा है बट याद रखिएगा, पूछ सकता है। अगर कभी आपको कोई न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछे, है ना, न्यूक्लियोफाइल का कभी आपको ऑर्डर पूछे, तो याद रखिएगा 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोलूंगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जैसे कि अगर आपको एफ माइनस दे दिया जाए, सी एल माइनस दे दिया जाए, बी आर माइनस दे दिया जाए, किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगा? बताओ सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? तो मैंने क्या लिखा था? न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम होगी, यानी कि सबसे ज्यादा आयोडीन का होगा, फिर इसके बाद ब्रोमीन का होगा, फिर तो इस तरह से आप डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखकर आप उससे डायरेक्ट क्या कर सकते हो? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बता सकते हो। क्लियर है? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? आयोडीन, ब्रोमीन और फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। SN2 और SN2 में SN1 जो डिफरेंस होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, बट फिर से बता देता हूँ। SN1 में क्या होता था, याद करिए। इसमें हम लोग पोलर, यही मेन होता है, इसी से आप लोग SN1 SN2 पहचानते हैं। इसमें पोलर आपको प्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे। लेकिन जो SN2 होता है ना, SN2, यहाँ पर हम लोग पोलर और क्या लेते हैं? ए प्रोटिक। क्या लेते हैं? ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। SN1 में क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, और SN2 में क्या होता है? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बाकी ये सब तो वैसे फालतू चीजें हैं, बस आपको यही याद रखना है, जिससे कि आपको रिएक्शन को आसानी से पहचान सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो पीछे से अटैक करता है, यानी कि इसमें इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। जैसे मैंने आपको बताया था कि SN1 में क्या होता है? रेसमाइजेशन होता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक रिएक्शन लिखा था, CH3 थ्राइस CCl। तो अगर मान लीजिए कि इससे रिएक्शन आप करा रहे हो H2O से, तो क्या बनता था इसमें? आपका जो H2 है, मतलब ये तो कार्बन कार्बन नहीं है फिलहाल, इसमें तो डायरेक्ट आप लिख दोगे ऐसे। अगर इसको लिखना हो तो ऐसे लिख दोगे डायरेक्ट, CH3C, और यहाँ पे OH लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कार्बन कार्बन हुआ है ऐसे, मैं एक बार लिख के आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। तो अगर मान लीजिए यही रिएक्शन है और इसकी रिएक्शन आप H2O से करा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्वर्जन, रिस्माइजेशन। रिस्माइजेशन का मतलब आपका R बनेगा, यस, मतलब जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH माइनस होगा, अटैक तो न्यूक्लियोफाइल करेगा। ये जब इसको सब्स्टिट्यूट करेगा Cl को, तो यहाँ से Cl जब हटेगा तो एक बार OH सामने से भी आएगा, पीछे से। तो OH आप एक बार सामने लगा दो और एक उसका मिरर इमेज बना दो, मतलब पीछे से भी OH लगा दो, और ये तो वैसे रहेगा CH3, यहाँ पे C2H5, और यहाँ पे H हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आपका CH3 हो जाएगा, यहाँ पे C2H5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका H हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट बोलते हैं, इस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? रेसमिंग मिक्सचर, या इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसमाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेसमाइजेशन। क्लियर है क्या? लेकिन SN2 में रेसमाइजेशन नहीं होता है, इसमें इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है 100% जो अटैक होगा पीछे से होगा, बैक साइड से। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये जो Cl है, ये जो Cl है इनसाइड है, डैश 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 को क्या बोलते हैं? इनसाइड। तो यहाँ पे जब आप OH माइनस को अटैक कराओगे ना, ये पीछे से अटैक, मतलब पीछे का मतलब, अगर ये डैश डैश है तो क्या होगा? ऊपर हो जाएगा। डैश का होता है बेस हो जाएगा, मतलब ये ऊपर हो जाएगा। तो OH जो आएगा ऊपर से अटैक करेगा। क्लियर है? नीचे से नहीं करेगा, नीचे तो ऊपर होता तब नीचे ना बोला, अंदर है तो बाहर। जैसे Cl कहाँ है? यहाँ पे अंदर है ना, इनसाइड है, इसको बोलेंगे क्या? Cl इनसाइड है। तो OH कहाँ से अटैक करेगा? आउटसाइड से। क्लियर है क्या? चलिए, Cl देखिए राइट है, तो Cl किधर आ गया? लेफ्ट आ गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे KOH लिया गया है, KCl लिया गया है, क्या आप इसको देख के पहचान पा रहे हो कि ये SN2 ही होगा? आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि यार KOH और जो KCl है, ये आपका क्या है?
ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर आप इसको प्रोटोनेशन कराओगे तो ये एच प्लस नहीं देगा, बल्कि क्या देगा, के प्लस देगा और सी एन माइनस देगा। एच प्लस नहीं दे रहा है, इसलिए क्या होगा, ये याद रखना SN2 दे रहा है। आयनाइजेशन हमेशा एक ही बार कराइएगा। ऐसा मत कहिएगा कि सर अच्छा इसका तो एक बार करा रहे हैं तो के प्लस प्लस एच माइनस करेंगे, फिर एच माइनस का आयनाइज कराएंगे तो एच प्लस। अरे नहीं, एक ही बार करना है। कितनी बार, एक ही बार अगर आयनाइज कराओ, अगर एच प्लस दे रहा है तो यानी कि वो क्या होगा, SN1 होगा। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, SN2, अगर वही प्रोटिक होगा तो। क्लियर है। तो SN2 के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि कैसे, देखो ये ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है कि नहीं, देख रहे हो ट्रांजिशन स्टेट, वो सारी चीजें ट्रांजिशन स्टेट में। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे, कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। क्या होता है, sp2 होता है। याद रहेगा ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी ये जुड़ा नहीं है, अभी तो एक दो तीन ही सिग्मा है, एक ये 3 सिग्मा sp2, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। अब यार एक बात बताओ, इसमें तो कुछ कार्बोकेटायन जैसा कुछ बन नहीं रहा है, तो अगर हम SN2 का रेट पूछा जाए, जैसे SN1 का रेट मैंने बताया था, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, बट यहाँ पे तो कार्बोकेटायन बन नहीं रहा है SN2 में। तो SN2 में क्या करते हैं, याद रखिएगा, SN2 में अगर आपको देखना हो रेट तो क्या करेंगे, बस आपको स्टेरिक हिंडेंस देखना है, बल्कीनेस देखना है। यानी कि जितना बल्कीनेस कम होगा, आप खुद सोचो, जितना बल्कीनेस कम होगा, क्या न्यूक्लियोफाइल उतने ही आसानी से अटैक करेगा और यहाँ से यक्स निकल जाएगा। क्योंकि यार कार्बोकेटायन बनता था, फिर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखती ना, लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटायन तो बन नहीं रहा है। इसलिए बस आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट कर देना, तो यहाँ पे CH3 NU बन जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए, वैसे यहाँ पे RCH2X है, तो RCH2X में भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब कुल मिला के आपको यहाँ बल्कीनेस, तो यानी कि क्या सबसे ज्यादा SN2 का रेट इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। तो यानी कि अगर 1 डिग्री हैलाइड हो, 1 डिग्री हैलाइड हो, बताओ अच्छा क्या होगा, SN1 या SN2, बताओ। सीधी सी बात है, 1 डिग्री हैलाइड होगा तो SN2 देगा, SN1 नहीं देगा। 3 डिग्री हैलाइड होगा तो SN2 नहीं देगा, SN1 देगा। 2 डिग्री होगा तो SN1 SN2 दोनों देगा। क्लियर हो गया क्या, ऐसा 2 डिग्री तो बीच में आएगा ना, तो ये जो लिखा है यहाँ पे ये SN1 SN2 दोनों देगा। और ये केवल और केवल क्या देता है, SN1 देता है। और 1 डिग्री ये सब जो होते हैं, ये क्या देते हैं, याद रखिएगा, SN2 देते हैं। मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिला के SN2 में क्या देखते हैं, स्टेरिक हिंडेंस देखते हैं। मेरी बात क्लियर है। SN1 SN2 कंप्लीट होता है, बट अभी हम लोग रिवीजन कर लेंगे, टेंशन ना लीजिए। पहले हम लोग एलिमिनेशन पढ़ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, E1 और E2। और यकीन मानिए, अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। पहले मैं आपको एक छोटा सा डिवीजन कराना चाहता हूँ SN1 SN2 का। बताओ H2O लोगे तो क्या होगा, अगर आप न्यूक्लियोफाइल या सॉल्वेंट अगर H2O लोगे तो क्या होगा, बताओ। ये SN1 होगा, SN2 सोचते रहो, CH3OH ले लोगे या CH3COH ले लोगे। बताओ ये सब क्या होंगे, क्या ये सब SN1 होंगे। आप बोलोगे क्यों सर, क्यों क्यों होंगे। C2H5OH ले लोगे, है ना, ये सब क्या है, ये सब आपके SN1 होगा, क्योंकि ये सब प्रोटिक सॉल्वेंट है। फिर अगर मैं KOH बोलूँ, है ना, KOH मान लीजिए, अगर हम बोल देते हैं, या NaOH बोल देते हैं, फिर या फिर कुछ भी ले लेते हो इस तरह से, ये सब क्या होंगे आपको, ये सब आपके, या KCl ले लेते हो, ये सब क्या आ गया, ये सब आपके प्रोटिक ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, SN2 होगा। अगर ऐसे सॉल्वेंट लोगे तो कैसे होंगे, SN2 होंगे। क्लियर है क्या। SN1 SN2 में आपको फर्क समझना आ गया। प्रॉब्लम तब होती है जब आप एलिमिनेशन पढ़ते हो, क्योंकि एलिमिनेशन पता ही नहीं चलता कि एलिमिनेशन कराएं कि सब्स्टिट्यूशन कराएं। ये तो आप समझ गए हो कि सब्स्टिट्यूशन में SN1 होगा कि SN2 होगा। बट अगर आपको एलिमिनेशन कराना हो तो कैसे पहचानेंगे, यही आपको समझना है। तो चलिए हम लोग फटाफट बातें कर लेते हैं। वेयर सिग्मा बॉन्ड आर ब्रोकन एंड पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड, ये एक ऐसा रिएक्शन है एलिमिनेशन, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ऐसा बहुत कम ही बार हुआ है, कभी नहीं होता है, ये केवल एलिमिनेशन में होता है। जनरली क्या होता है, सिग्मा ब्रेक होता है तो सिग्मा बनता है, या पाई ब्रेक होता है तो सिग्मा बनता है, यही होता है जनरली। लेकिन यहाँ पे सिग्मा ब्रेक करके पाई बना रहे हैं, सोच लो। एक बॉन्ड है सिग्मा, जो कि बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, आप उसको ब्रेक करके पाई बना रहे हो। तो क्या इससे आपको एक आइडिया लग गया कि कोई भी एलिमिनेशन होगा उसमें हाई हीट की जरूरत पड़ेगी, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप हाई हीट नहीं लोगे, ज्यादा हीट नहीं लोगे, टेम्परेचर ज्यादा नहीं लोगे, तब तक ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। सोच लो, मतलब रूम टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उससे ज्यादा ही टेम्परेचर आपको इस रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन को कराने में लगेगा। यानी कि रिएक्शन में आप देखोगे हमेशा कई बार आपको ये हीट सिंबल ऐसे दिखा रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब सुनो, इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं। ये मान लीजिए कि एक हेलिकल हैलाइड है, मैं बना देता हूँ फिर से। ये मान लीजिए कि एक हेलिकल हैलाइड है, इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और ये हेलोजन होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो बेस होता है, जो भी बोलो, ये क्या करेगा, H प्लस के पास, इस H के पास अप्रोच करेगा। तो यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, H प्लस को तो लेकर निकल गया H2 को, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये चले जाएंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने। और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5। तो कार्बन क्या करेगा, यहाँ से यक्स हेलोजन है, गुड लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से
निकल जाएगा। तो बार बार आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है, यक्स हैलोजन है, निकल रहा है बार बार ना, तो यही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। कुल मिला के आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए बात करते हैं एलिमिनेशन, हम लोग को कौन कौन सा एलिमिनेशन पढ़ना है। वैसे मैं आपको बता दूं कई सारे एलिमिनेशन होते हैं, E1 CB E1 E2, बट आपको E1 और E2 के बारे में ही अच्छे से पढ़ना है। वैसे 1-1 एलिमिनेशन के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इससे भी रिलेटेड आपके कुछ मैकेनिज्म है, जैसे रीमन टीमन रिएक्शन पढ़ा है ना, वो उसमें यही यूज होता है। चलिए हम इसके बारे में पहले आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन के बारे में, कि अल्फा अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। देखो जो क्लोरोफॉर्म है, जब आप रीमन टीमन पढ़ोगे ना, सेम यही चीज आपको मिलेगी। रीमन टीमन रिएक्शन के नाते ही मैं आपको ये पूरा बता रहा हूँ, तो इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये देखो क्लोरोफॉर्म है और ये देखो बेस है, ठीक है। जब आप क्लोरोफॉर्म और बेस की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे CCl2 बनता है। क्या बनता है, CCl2। और ये जो CCl2 होता है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कार्बीन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्या पता आपसे कार्बीन के ही बारे में कुछ पूछ ले, तो इसलिए तैयार रहिएगा, तो ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर बना कैसे, कुछ बता देते हो मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म तो मैं बार बार बताऊंगा, सारे टीचर बताते होंगे, सब उल्टा है ना, मतलब उल्टा सीधा। इसमें बहुत सारी चीजें होती है मैकेनिज्म में, तो समझना बड़ा मुश्किल होता है, बट मैं बता देता हूँ। बट इसका कोई मतलब नहीं है, आपको बस सिंपल थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है, ठीक है। देखो होता कुछ नहीं है, CH जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। आप बोलोगे क्यों सर, क्योंकि Cl यहाँ पे देखो तीन तीन Cl माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा, है ना, एक्टिव हाइड्रोजन होगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से कार्बन यान की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, यही बताया था मैंने आपको। अब एक बात बताओ यार, ये जो बेस लिया है आपने KOH, बेस क्या करेगा, H+ पे अटैक करेगा, एसिड बेस का रिएक्शन। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए सर एक बात बताओ, ये बार बार बेस न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये दोनों दोनों में डिफरेंस बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता ना। ऐसे कैसे हम लोग जानेंगे, है ना। तो सुनिए, अब मैं आपको बताता हूँ बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या होता है। तो फटाफट सुन लीजिए कि बेस क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है, तो कुछ नहीं होता है। सुनो, बेस क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। बेस मतलब होता है, याद रखिएगा, अगर OH माइनस आपने न्यूक्लियोफाइल लिया है, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोफाइल H+ लिया है, इलेक्ट्रोफाइल अगर H+ लिया है, तो ये होता है एसिड बेस रिएक्शन। क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन। और अगर मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल आपने कुछ लिया और इलेक्ट्रोफाइल मान लीजिए आपने कार्बन ले लिया, मतलब H+ ना लेके कोई और इलेक्ट्रोफाइल ले लिया जो बल्कि हो, अगर आप बल्कि इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हो, थोड़ा बल्कीनेस का, तो वहां पे जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, मतलब दोनों का एक ही है, मतलब दोनों का एक ही है, बस क्या है, अगर OH माइनस होगा H+ होगा तो बेस एसिड रिएक्शन बोलेंगे। और अगर इसके अलावा कुछ होगा, जैसे आपने देखा होगा कई सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, कोई लोन पेयर लेके आ रहा है, जैसे अमोनिया है, अमोनिया भी एक न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना। तो इसके अलावा कुछ भी आपको दिख जाए तो वो सारी क्या होंगे, जैसे H2O है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल तो सारे हैं। तो याद क्या रखना है, अगर ये H+ होगा तो बेस, और OH माइनस होगा, H+ OH माइनस होगा तो बेस एसिड रिएक्शन। और अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाए, कार्बोकेटायन कोई भी, तो ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एसिड बेस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा ना। सिंपल सी बात है, अब क्लियर हुआ, अब नहीं भूलोगे ना, ठीक है। वही अगर कार्बन प्लस पे अटैक करो था तब, अगर मान लीजिए यही OH माइनस अगर किसी कार्बन पे, जैसे हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, याद करिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या था, कोई न्यूक्लियोफाइल था, यही अटैक करता था कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, है ना, इस पे अटैक करता था। यानी कि ये कौन सा मैकेनिज्म होता था, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। यही बार बार हो रहा है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। अब जब ये H+ से रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, तो फाइनली हमारा यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो नेगेटिव चार्ज हटाने के लिए आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक क्लोरीन का हटा देना पड़ेगा। क्लोरीन को ही हटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है, तो इसको हटा देंगे। और यहाँ से जब हटाएंगे, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस माइनस मिलकर ये पूरा खत्म हो जाएगा, और फाइनली हमारा यहाँ पे देखो ये बन जाएगा। और यही याद रखिएगा, ये बनता है हमारा डाइक्लोरोकार्बन। इसको क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बन। इसकी खास बात क्या है, खास बात यह है कि डाइक्लोरोकार्बन में एक लोन पेयर है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 क्लोरीन है और 2 इलेक्ट्रॉन बचा होगा इसके पास, तो इसके पास यानी कि एक लोन पेयर है। और अच्छी बात क्या है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है, याद रखिएगा। डाइक्लोरोकार्बन के पास एक इलेक्ट्रोफाइल भी होता है। ये दोनों तरह काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। क्यों, आप बोलोगे क्यों सर, क्योंकि लोन पेयर है, तो लोन पेयर अगर किसी को देगा, डोनेट करेगा, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा। और अगर लोन पेयर किसी से एक्सेप्ट करेगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन के बारे में। ये जो इतना बताया ना, इसको याद रखिएगा। अभी हम लोग जब रीमन टीमन रिएक्शन पढ़ेंगे ना, जब एल्कोहल पढ़ेंगे तो वहाँ पे रीमन टीमन रिएक्शन है, तो वहाँ पे आपको ये सब सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर है क्या? बात करते हैं अल्फा। इसमें अल्फा अल्फा क्यों बोले थे? इसका नाम अल्फा अल्फा क्यों था? आप सोच रहे होंगे सर इसका नाम अल्फा अल्फा क्यों है? क्योंकि दोनों क्लोरीन देखो, क्लोरीन और क्लोरीन सब एक ही पे है ना, इसको अल्फा अल्फा बोल रहे हैं। ठीक है, CH3 आपने लिया था ना, इसलिए अल्फा हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखो अल्फा बीटा का मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे देखो अल्फा अल्फा क्यों बोले थे? क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक ही पर था, इसलिए अल्फा अल्फा बोले थे। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन देखो, ये देखो अगर ब्रोमीन है, ब्रोमीन अगर मान लीजिए ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन होगा और ये बीटा कार्बन होगा, यानी कि बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से Br यहाँ पे निकल रहा है। तो ये रिएक्शन कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका एक OH माइनस बेस होगा, है ना, OH माइनस एक बेस है। तो ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। हाइड्रोजन पे जब अटैक करेगा तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा और यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, फिर ये निगेटिव इधर जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन, या दोनों इलेक्ट्रॉन इसके इधर जाएंगे तो यहाँ से Br निकल जाएगा। सेम वही हो रहा है जैसे वहां पे था, मैंने पीछे बताया था ना। तो एल्कोहलिक KOH क्या ले रहा है, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, और फाइनली हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एलिमिनेशन एल्किन बन जाएगा। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है जो एलिमिनेशन अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है ना, वो E2 E1 EI और E1 CB चारों होते हैं, बट आपको मेनली दो ही पढ़ना है, दो ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपको E1 पढ़ना है, एक आपको E2 पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन समझ में आया? कुछ नहीं था, बेस अटैक किया H प्लस के पास, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, डबल बॉन्ड बन गया। Br गुड लिविंग ग्रुप था, ये निकल गया, क्योंकि कार्बन की बॉन्ड 4 ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे E2 मैकेनिज्म के बारे में। तो E2 मैकेनिज्म को ध्यान से सुनिए। इसको, ये बहुत ही आसान है ना, ये बहुत ही आसान है और इसको आप अच्छे से कर सकते हो। तो देखो E2 मैकेनिज्म क्या होता है, बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, बायो मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आपका SN2 होता था, SN2 बिल्कुल उसी तरह कुछ ना कुछ E2 होता है। मतलब क्या SN2 में कहीं कार्बोकेटायन बना था? नहीं बना था। E2 में कार्बोकेटायन बनेगा? नहीं बनेगा। बिल्कुल वैसे ही है, वो भी एक स्टेप का था, ये भी एक स्टेप का था। उसका नाम क्या था, सेकंड ऑर्डर, ऑर्डर 2 था ना, सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब लोग सर उसको सेकंड ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं? अरे यार सिंपल सी बात है ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आया था यहाँ पे CH3Cl जैसे आपने लिया, तो Cl ये क्या कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच कर रहा है और यहाँ से Cl निकल रहा है। स्टेप तो एक ही है ना, कितने कितने रिएक्टेंट है, तो एक ये और एक ये, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, SN2 में सेकंड ऑर्डर बोल रहे हैं ना, इसको सेकंड ऑर्डर बोल रहे हैं। SN1 में तो कार्बोकेटायन बन जाता था ना, वहां पे तो फर्स्ट ऑर्डर था। अब SN2 और E2, जैसे SN2 सेकंड ऑर्डर होता है वैसे E2 भी वही होगा। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, ये देखो बेस आएगा या न्यूक्लियोफाइल आएगा, हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, यानी कि जो भी, यही आपका जो RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होगा, क्योंकि सिंगल स्टेप होगा, एक ही स्टेप में सब कुछ हो रहा है। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि बेस यहाँ से अटैक करेगा और यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ से लिविंग ग्रुप आपका निकल जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे जो मॉलिक्युलरिटी होगी, ऑर्डर जो होगा दो होगा, ऑर्डर दो होगा, देख लीजिए, क्योंकि बी है और यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी भी दो होगी, मतलब कुल मिला के ऑर्डर दो और मॉलिक्युलरिटी भी कितनी होगी, दो होगी। क्लियर है क्या? तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, क्योंकि सिंगल स्टेप है। ये देखो ट्रांजिशन स्टेट है, कौन कहाँ निकल रहा है कैसे, सब कुछ दिखाने के लिए है। ये यहाँ से ये निकल रहा है ना, ये देखो बीबी लिखा है, बीबी का मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, BF का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ देखो बीबी है मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और फाइनली हमारा एल्कीन बन गया होगा। तो रेट अगर आपको लिखना हो तो K सबस्ट्रेट प्लस बेस लिखते हो, तो ऑर्डर भी 2 होगा और मॉलिक्युलरिटी भी इसका 2 होगा। क्लियर हो गया क्या? चलिए, अब आप बोलोगे सर कुछ ट्रिक बता देते तो मजा आ जाता कि ऐसे E2 को पहचानेंगे कैसे। SN1 SN2 का तो पहचानना आ गया था कि पोलर होगा तो क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ, सुनो। आपके एग्जाम में अगर आपको चाहते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, E2 का, तो E2 में बस याद रखिएगा, इसमें जो बेस लेते हैं ना, या जो भी हम लोग रिएजेंट लेते हैं, वो एल्कोहलिक KOH लेंगे, याद रखना, ये दिया रहेगा। अच्छा, एल्कोहलिक KOH को क्या आप कुछ और लिख सकते हो क्या? बिल्कुल, आप बोलोगे क्या लिखेंगे सर? एल्कोहलिक का मतलब कोई अल्कोहल लिख लो, कोई भी अल्कोहल लिख लो, चलो मैं एथिल अल्कोहल लिख लेता हूँ, है ना, प्लस KOH, ये भी लिख सकते हो। तो चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसके लिखो, एल्कोहल प्लस KOH, या आप इसको कुछ और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? दोनों को जब आप रिएक्शन कराओगे तो एसिड और बेस रिएक्शन, ये तो एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा, तो C2H5O माइनस, मतलब ये तीनों ही अगर लिखा हो तो याद रखिएगा ये E2 रिएक्शन होगा। आप बोलोगे सर ये तो तीनों एक ही चीज है, हाँ बिल्कुल, तीनों में से कुछ भी दे देगा, तो याद रखिएगा ये E2 रिएक्शन होगा। एक चीज और आपको दे सकता है, याद रखिएगा, NaNH2, है ना, NaNH2, अगर NaNH2 भी देता है, याद रखिएगा ये भी एक E2 एलिमिनेशन होता है। मतलब इसको और इसको याद रख लीजिएगा, एल्कोहलिक KOH और NaNH2। अगर ये आपको दिख जाए किसी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, तो समझ लीजिएगा कि ये E2 रिएक्शन ही है, एलिमिनेशन रिएक्शन ही है। बस एलिमिनेशन में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लिया गया है, हीट तो करेंगे ही, क्योंकि आप
सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड को ब्रेक करके पाई बॉन्ड बना रहे हो, तो यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल जाएगा और फाइनली डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ से Br, यहाँ से हाइड्रोजन। कोशिश करिए ना जो एल्कीन बने तो वो मोर स्टेबल बनाया करिए। तो मोर स्टेबल एल्कीन बनाना, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ से देखो Br, यहाँ से हाइड्रोजन, ये देखो बन गया। यहाँ से देखो Br, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ये बन गया। ठीक, फटाफट देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो एल्कोहलिक KOH है। सेटजेप प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं। एक होता है हाफ मैन प्रोडक्ट और एक होता है सेटजेप प्रोडक्ट। हाफ मैन का मतलब जैसे कोई इंसान अगर पागल हो जाए तो उसको बोलते हैं ना ये इंसान हाफ है। हाफ मतलब आधा, याद रखिएगा। हाफ मतलब वो याद रखिएगा, माइनर मतलब लेस स्टेबल। लेस स्टेबल को बोलते हैं हाफ, है ना। और सेटजेप को बोलते हैं मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल वाले को बोलते हैं सेटजेप और लेस स्टेबल वाले को हम लोग बोलते हैं हाफ मैन प्रोडक्ट, याद रखिएगा। तो यहाँ से देखो ये Br है, एल्कोहलिक KOH है, E2 एलिमिनेशन, यानी यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Br निकालोगे तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। और हाफ मैन प्रोडक्ट निकालोगे तो ये बन जाएगा, ये आपका हाफ मैन प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि माइनर प्रोडक्ट होगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Br है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है। कहाँ से हाइड्रोजन निकाले कि स्टेबिलिटी ज्यादा बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछेगा, सेटजेप प्रोडक्ट पूछेगा। तो ये आपका, अगर क्वेश्चन में हाफ मैन लिखा है तब इस पर टिक करिएगा। अगर हाफ मैन नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तब आप इसको टिक करिएगा, जो एल्कीन मोर स्टेबल होगा। आप बोलोगे सर ये एल्कीन मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 2 4 3 7 टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया इसलिए। अब एक्वस KOH है। देखो एल्कोहलिक KOH लिखा होगा तो E2 है ना। सोचो एल्कोहलिक KOH होगा तो E2 होगा, लेकिन याद रखना एक्वस KOH अगर लिखा हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। KOH मान याद है, KOH मैंने बताया था SN2, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आप लोग SN2 E2 में कंफ्यूज हो सकते हो। आप लोग को समझ में नहीं आएगा सर इलिमिनेशन कराएं या फिर सब्स्टिट्यूशन कराएं। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर एल्कोहलिक लिखा रहे, जो देखो एल्कोहलिक लिखा रहे ना, यही जो दोनों चीजें मैंने बताई, क्या क्या, एल्कोहलिक KOH और NaNH2, अगर ये दोनों चीजें आ जाए तो याद रखिएगा आपका E2 रिएक्शन होगा। इसके अलावा कुछ भी है, जैसे एक्वस KOH, यहाँ पे एक्वस है, तो एक्वस KOH के लिए क्या यूज करते हैं, SN2 मैकेनिज्म याद करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, OH जाएगा, यहाँ से Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा और फाइनली हमारा ये बन जाएगा। क्लियर है क्या, बताओ, ठीक है ना। इसमें एक दो एक्सेप्शन है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक्सेप्शन ये है, अगर मान लीजिए कि आपने कोई बल्की बेस ले लिया, बल्की बेस का मतलब समझ रहे हो, ये देखो बल्की बेस ले लिया। अभी तक आप लोग क्या करते थे, आप लोग छोटा बेस ले लेते थे, मतलब जैसे एल्कोहलिक KOH लेते थे या फिर NaNH2 लेते थे, वो छोटा बेस था। लेकिन अगर आप कोई बल्की बेस यूज करोगे तो याद रखना इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, हॉफमैन वाला मेजर होता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है ना। देखो यहाँ पे यही सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसको पढ़ लीजिए। व्हेन वी टेक बल्कियर बेस लाइक पोटेशियम टर्सरी, है ना, याद रखिएगा पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ऐसे दिखा हो ना, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड अगर आपको दिख लिया जाए तो यानी कि यहाँ पे याद रखिएगा कौन सा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, विच इज लेस हिंडर्ड। जो लेस हिंडर्ड होगा वही बीटा हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से एलिमिनेट होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, हाफ मैन प्रोडक्ट बनता है। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात है। अब बताओ ये जो बेस है, बल्कि बेस है, तो बेस हाइड्रोजन इसको भी ले सकता है, इसको भी ले सकता है। ये बताओ बेस कौन सा हाइड्रोजन लेना चाहेगा, जो लेस बल्कि होगा, जो लेस बल्कि होगा उसी को तो ले पाएगा। तो यानी कि इस हाइड्रोजन को, अगर ये बल्कि ना होता तब तो इसको लेता, लेकिन ये बल्कि बहुत ज्यादा है ना, तो अगर ये चीज दिख जाए याद रखिएगा तो इस हाइड्रोजन को लेगा और ये हमारा ये वाला प्रोडक्ट जो हाफ मैन वाला होगा ये मेजर होगा। आप बोलोगे सर कहाँ कहाँ एक्सेप्शन होता है, बता देते तो अच्छा होता, तो अभी बताता हूँ। एक तो यही हो गया, याद रखिएगा एक्सेप्शन वाला, ठीक है। अच्छा देखो एक्वस KOH है, एक्वस के लिए मैंने क्या बताया था, SN2, एक्वस के लिए SN2 हो जाएगा, तो Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, OH माइनस अटैक करेगा, OH माइनस OH आ जाएगा। एल्कोहलिक KOH है तो E2 हो जाएगा। ये देखो सेटजेप प्रोडक्ट मेजर होता है, ठीक है। ये देखो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड देख रहे हो, यानी कि क्या बन जाएगा ये आपका हाफ मैन वाला जो होगा वो यहाँ पे एल्कीन बनेगा, लेस स्टेबल एल्कीन आपका यहाँ पे बनता है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं इवन एलिमिनेशन। इवन एलिमिनेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे आपका SN1 होता था, सेम उसी तरह आपका E2 भी होता है। जैसे आपने SN1 पढ़ा था, सेम उसी तरह E1 भी होता है। मतलब जो SN1 होता है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, 2 स्टेप का रिएक्शन था, यही मैंने बताया था SN1 में। वैसे जो E1 होता है याद रखिएगा वो भी फर्स्ट ऑर्डर का होता है और इलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और इसमें भी आपका याद रखिएगा 2 स्टेप यूज होता है, ठीक है। तो कैसे होगा, फिर से वही देखो, 1 डिग्री तो देगा नहीं, जैसे 1 डिग्री SN1 नहीं देता था, वैसे 2 डिग्री 3 डिग्री E1 देगा, ठीक है ना। तो देखो ये 2 डिग्री या 3 डिग्री मान लीजिए आपने एल्किल हैलाइड ले लिया है। जब आप इसकी H2O और ETOH से रिएक्शन कराओगे, आप बोलोगे सर ये तो प्रॉब्लम हो गई। मैं बोलूंगा क्यों, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो Br लिया गया है एल्किल हैलाइड, आपने यहाँ पे H2O ले लिया ETOH, और आपने पहले बताया था कि यार ये तो SN1 के लिए यूज होता है, फिर आप यहाँ पे एलिमिनेशन करा रहे हो। हम कैसे जानेंगे कि SN1 होगा कि एलिमिनेशन होगा। चलिए आपने SN2 E2 का तो बता दिया था कि एल्कोहलिक KOH होगा और NaNH2 होगा,
ये दोनों चीजें आ गई, या टर्सरी ब्यूटाक्साइड आ गया, तो इसके लिए E2 यूज करेंगे, बाकी सबके लिए कोई भी आ जाएगा उसके लिए हम SN2 यूज करेंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा बता देते तो अच्छा होता। तो सुनो, यहाँ पे कुछ नहीं जानना है। अगर आपको हीट दे दिया है, याद रखिएगा, बस यही पहचानना है SN1 में और E1 में, बस यही डिफ्रेंशिएट करता है आपका हीट। अगर हीट आ जाए, क्योंकि आप और चीजों से कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, हीट, क्योंकि हीट होगा तो एलिमिनेशन होगा, क्योंकि सिग्मा से पाई बनेगा। तो अगर हीट दे दिया जाए तो याद रखिएगा वो एलिमिनेशन होगा, और अगर हीट न दिया जाए तो वो क्या होगा, SN1 होगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो कुल मिला के क्या करेंगे, एलिमिनेशन। यहाँ से Br, पहले तो क्या करेंगे, यहाँ से Br हटाएंगे, कार्बोकेटायन बनेगा। ये देखो, पहले Br हटेगा, RDS, रेडिएटर माइनस कार्बोकेटायन बनेगा, देख रहे हो। कार्बोकेटायन, ये H2O क्या करेगा, सॉल्वेशन प्रोवाइड करेगा, मीडियम प्रोवाइड करेगा, है ना। देखो ये देखो, ये H2O क्या कर रहा है, सॉल्वेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका कार्बोकेटायन बन गया ना, जो आपने बेस लिया हुआ है, ये बेस क्या करेगा, एक्सप्रेस के अटैक करेगा, और यही जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ आ जाएगा, और फाइनली हमारा यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। कुल मिला के आपको क्या रखना है, याद ये रखना है कि ये 2 स्टेप की रिएक्शन होता है, और इसमें प्रोडक्ट में एल्कीन बनता है। तो पहले स्टेप में कार्बोकेटायन, फिर दूसरे स्टेप में क्या बनता है, एल्कीन बन जाता है। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें भी आपको, जैसे आप E2 में मोर स्टेबल बनाते थे, यहाँ पर भी आपको हमेशा सेटजेफ एल्कीन ही बनाना है, मतलब मोर स्टेबल एल्कीन ही बनाना है, लेस स्टेबल नहीं बनाना है, ठीक है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा, मैंने बताया ना कि नॉर्मल टेम्परेचर पे इलिमिनेशन नहीं होता है, आपको हमेशा हाई टेम्परेचर क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा। तो H2O है ना, मतलब प्रोटिक सॉल्वेंट, याद रखना। जैसे SN1 प्रोटिक लेते थे, वैसे E1 में भी प्रोटिक होता है। SN1 E1 एक जैसा समझिएगा, और E2 और SN2 एक जैसा होता है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आप लोग का। फिर यहाँ से OH आके अटैक करेगा, Cl हटेगा, फिर देखो, मतलब कुल मिला के, सॉरी, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, तो यहाँ से H, यहाँ पे Cl एलिमिनेट कर जाएगा, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। जो मोर स्टेबल एल्कीन होगी वही आपकी क्या बनती है, मेजर एल्कीन बनती है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो रेट ऑफ इवन, जैसे आप रेट ऑफ SN1 कैसे निकालते थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, वैसे ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन यहाँ भी देखते हैं। तो रेट ऑफ इवन E2 अगर देखना हो, तो देखो, रेट ऑफ E2 देखना हो तो सिंपल सी बात है, आपको क्या देखना है, वो देखते हैं क्या, E2 देखो या SN2 देखो, तो आपको स्टेरिक हिंडेंस देखना, जितना स्टेरिक हिंडेंस कम होगा उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन रेट ऑफ इवन देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या रेट ऑफ SN1 देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ E1 और E2। तो ये तो आपको पता होगा कि RI का रेट सबसे ज्यादा होगा, एल्किल आयोडाइड का, SN1 हो, SN2 हो, E1 E2 सबके लिए इसका रेट सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि आयोडीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत मतलब आयोडीन की लिविंग एबिलिटी सबसे अच्छी होती है। तो आयोडीन क्यों, क्योंकि कार्बन यहाँ से 2p वाला है, आयोडीन यहाँ से 5p वाला है, दोनों फ्रेंड नहीं बन सकते, दोनों की ओवरलैपिंग बहुत इफेक्टिव नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे आयोडीन को निकालना ज्यादा आसान है। इसलिए आयोडीन क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। और यहाँ पे याद रखिएगा, अगर कहीं पे SN1 हो रहा है और कार्बोकेटायन बन रहा है, या कहीं पे E1 हो रहा है अगर कार्बोकेटायन बन रहा है, तो वहां पे आपको रीअरेंजमेंट अगर हो रहा है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अगर बढ़ रही है, रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन, इन सब चीजों से, तो ये भी कराना आप लोग के लिए जरूरी है, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए कुछ नया होगा। तो रेट ऑफ देखो, E1 या E2 देखना हो तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ, हाँ, तो रेट ऑफ E1 और E2 अगर आपको देखना है तो बस आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखना है, ये बात याद रखिएगा। SN1 SN2 में नहीं था, SN2 में क्या करते थे, रेट ऑफ SN2 कैसे निकालते थे, स्टेरिक हिंडेंस देख के ना, और SN1 कैसे देखते थे, कार्बोकेटायन से। लेकिन याद रखना, रेट ऑफ E1 E2 निकालने के लिए जो एल्कीन बन रही है ना, पहले आप एल्कीन बना के देखो कौन सी एल्कीन बन रही है, तो जो एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसका रेट उतना ही ज्यादा, क्योंकि दोनों में एल्कीन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, Br यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये बनेगा, यहाँ से Br यहाँ से हाइड्रोजन, ये बनेगा, Br हाइड्रोजन, ये बनेगा। तो कुल मिला के देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6, यहाँ पे आपके 3, यहाँ पे 0, यानी कि सबसे ज्यादा रेट इसका। तो चाहे E1 पूछे चाहे E2 पूछे, दोनों के लिए ही याद रहेगा। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, अब कुछ भी इसमें नहीं बताया है, छोटी छोटी चीजें और है। देखो ETOH है, हीट है, यानी कि E1 होगा, तो Cl, यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे तो नहीं है, तो हाइड्रोजन, देखो अब आप सोचोगे सर हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दे, नहीं भैया, क्योंकि ये E1 है ना, E1 में क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है ना। तो सबसे पहले Cl जब हटाओगे तो कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, है ना, कार्बोकेटायन बनेगा। अब मैंने क्या बताया था, अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो बढ़ाइए, यानी कि यहाँ से एक मेथिल यहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन यहाँ पहुंच जाएगा, सब कुछ पढ़ाया हुआ है पहले मैंने। तो कार्बोकेटायन यहाँ पहुंच गया, अब इसके पास 3 3 6 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और भी यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन 8, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा,
मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। SN1 E1 रिएक्शन एक ही जैसा होता है, बस आपको क्या देखना होता है, हीट। अगर हीट दिया है तो ये देखो एलिमिनेशन, और अगर हीट नहीं दिया है तब क्या होगा, SN1। SN1 में कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। C2H5OH में, C2H5OH में जब आप इसका आयनाइजेशन कराओगे तो C2H5O माइनस प्लस H बनेगा, और यही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, और Cl हटेगा और फाइनली प्रोडक्ट। देख रहे हो, बस हीट का डिफरेंस है। ETOH है ना, ETOH है तो सिंपल सी बात है OH आ जाएगा ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए OET आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए हीट आ गया तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। वैसे यहाँ से भी देख लीजिएगा, CH3CO माइनस से SN2 हो जाएगा, SN2, ठीक है। SN2 तो 3 डिग्री में नहीं होता, ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि SN2 तो 3 डिग्री में नहीं होता ना, ये तो मैंने बताया था ना। SN2 केवल कहाँ होता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री में। SN1 कहाँ होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री में, याद है। SN1 कहाँ होता है, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में, जहाँ पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनता है। और SN2 जो होता है वो केवल और केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री में ही बनता है, ठीक है। 3 डिग्री में नहीं बनता, ये बात आप याद रखिएगा। एल्कोहलिक KOH होगा तो एलिमिनेशन करेंगे, एलिमिनेशन का मतलब यहाँ से Br, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे, और ये हमारा SN2 हो जाएगा, मतलब सॉरी E2 हो जाएगा एलिमिनेशन। CH3OH है तो ये SN1 हो जाएगा, और यहाँ से H2O के साथ अगर हीट लिख देगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा E1। तो ये सारा चारों रिएक्शन मैंने एक ही जगह लिख दिया है, ताकि आपको किसी तरह से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था, एक्सेप्शन याद करिए। मैंने बताया था कि अगर 4 कार्बन वाला हो, अगर ज्यादा बल्कि बेस ले लोगे तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। एक और एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। अगर आप एल्किल हैलाइड जो आप ले रहे हो ना, आप देख रहे हो कि हमेशा मैं क्वेश्चन में क्या ले रहा हूँ, क्लोरीन ले रहा हूँ, ब्रोमीन ले रहा हूँ, आयोडीन ले रहा हूँ। अगर फ्लोरीन आ जाए, अगर फ्लोरीन आ जाए तो याद रखिएगा, या फिर ये आ जाए ये देख रहे हो, अमोनियम, क्वार्टनी अमोनियम सॉल्ट, ये सब भी अगर आ जाए तो याद रखिएगा, इसमें भी आपको हमेशा हाफ मैन प्रोडक्ट मेजर बनाना है, याद रख लेना इसको, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो यानी कि यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगा, याद रखिएगा, वो यहाँ से एल्किन बनेगा, लेस स्टेबल वाला क्या हो जाएगा, कब, जब फ्लोरीन होगा, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट होगा, ये सारी चीजें होंगी तब। आई थिंक आपको, या फिर आप बल्कि बेस ले लोगे, एक एक्सेप्शन मैंने वो भी बताया था। तो दोनों एक्सेप्शन आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये सब हो गया आप लोग का, चाहे तो आप यहाँ से याद कर लो। अगर आपको E1 देखना हो तो ये देखो, H2O दिया होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, और यहाँ पे हीट लिखा रहेगा तो ये E1 होगा। और अगर एल्कोहलिक KOH होगा, या फिर NaNH2 होगा, है ना, NaNH2 होगा, ये देखो, या फिर ऐसे लिखा होगा, या फिर ऐसे, ये सब क्या होगा, आपका E2 एलिमिनेशन होगा, जो मैंने पीछे बताया था। ट्रांजिशन स्टेट बनता है, E1 में कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। चलिए, E1 CB को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको बोलूंगा, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है सारा कुछ यहाँ पे देखो शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिएगा। देखो, इन्वर्जन SN2 में होता है ना, SN2 में 1 स्टेप रिएक्शन होता है, रेट ऑफ SN2 देखो, पोलर कोटिंग, ये सारी चीजें है ना। और यहाँ पे देखो सब ये शॉर्ट नोट्स है, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। E1 E2 का भी देखो मैंने पूरा शॉर्ट नोट्स लिख दिया है, जिसको भी देख लीजिएगा। इसमें एक्सेप्शन लिखा है, कहाँ कहाँ एक्सेप्शन होता है, जब ये देखो फ्लोरीन होगा, क्वार्टनरी अमोनियम होगा, इसमें हाफ मैन प्रोडक्ट बनता है, अदरवाइज सेडजर प्रोडक्ट ही आपका मोर स्टेबल बनता है। E2 में क्या होता है, ऑर्डर 2 होता है, मॉलिक्यूलर 2 होता है, ऑलवेज मोर स्टेबल एल्कीन बनाते हैं, सेडजर प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन 2 एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है ना। सब कुछ बता दिया था मैंने आपको। क्या क्या लेते हैं, NaNH2 और एल्कोहलिक KOH, या फिर ऐसे ले सकते हो, या फिर ऐसे ले सकते हो। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, E2 एलिमिनेशन हो जाएगा। सब कुछ हो चुका है। E1 और SN1 एक ही जैसा होता है, बस इसमें आपको हीट दिया रहेगा, टेम्परेचर दिया रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये E1 एलिमिनेशन होने वाला है। सॉल्वेंट के बारे में तो सब कुछ हो ही चुका है। चलिए, कुछ रिएक्शन और बात कर लेते हैं हम लोग। बात कर लेते हैं कुछ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वैसे हम लोग जब ईथर पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी इस रिएक्शन की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए जितना पे जरूरत है, ठीक है। देखो, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक मान लीजिए कि आपने सोडियम एल्कोक्साइड लिया है, RONA का मतलब, ये देखो RO माइनस, ये एल्कोक्साइड है, ये सोडियम है, तो सोडियम एल्कोक्साइड है। तो सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन अगर आप एल्किल हैलाइड से कराओगे, किससे, एल्किल हैलाइड से कराओगे, और याद रखिएगा जो एल्किल हैलाइड हो वो SN2 होना चाहिए। कैसा, SN2, क्योंकि यही जो न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। RO माइनस क्या होगा, यहाँ पे जो RO माइनस होगा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। यही RO माइनस क्या करेगा, इस R पे अटैक करेगा, यानी कि ये पूरा रिएक्शन हमारा SN2 होता है। कैसा होता है, SN2 होता है। अब SN2 के लिए यानी कि SN2 रेडी होना चाहिए। अगर आप 3 डिग्री ले लोगे, अगर आपने एल्किल हैलाइड को 3 डिग्री ले लिया तो क्या रिएक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि SN2 कराना है ना। इसका मतलब यहाँ पे ROR ईथर बन जाएगा। तो कुल मिला के इसमें क्या हो रहा है, देखो, RONA
तो याद रखिएगा विलियमसन सिंथेसिस आप ईथर की सिंथेसिस कैसे करते हैं, सोडियम एल्कोऑक्साइड ले लो, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। इसकी रिएक्शन हम एक ऐसे एल्किल हैलाइड से कराएंगे जो 1 डिग्री हो या फिर 2 डिग्री हो, मतलब SN2 रेडी हो। ये जो सोडियम एल्कोऑक्साइड जो न्यूक्लियोफाइल RO माइनस जब अटैक करेगा, यहाँ से X निकल जाएगा और इन्वर्जन होगा, और फाइनली आपका ROR, X तो निकल गया, RO जुड़ जाएगा, यानी कि ROR जो बनेगा यही हमारा क्या हो जाएगा, एक ईथर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। चलिए कुछ चीजें और अब ये मत सोचिएगा कि अभी मैं आपको और चीजें बता देता हूँ फटाफट। कुछ एग्जांपल आप चाहे तो यहाँ पे देख लीजिए, उसी जो मैंने पढ़ाया आपको। ये देखिए सोडियम एल्कोऑक्साइड है, ये देखो CH3Br है, Br हटेगा फिर से ये आ जाएगा, और ये देखिए हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये Br है आपका, और इसके फिर से आप क्या कर दो इसमें MEO है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको अटैक कर सकता था लेकिन ये नहीं निकलेगा, क्यों, Br ये नहीं निकल पाएगा, क्यों। आप बोलोगे सर क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो Br है ना, ये क्या कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है, क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। तो Br के यहाँ पार्सली डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर पार्सली डबल करने का मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, ये देखो ये आपका एक Br है, ब्रोमोबेंजीन था। Br में अगर आप ध्यान से देखो तो Br के पास लोन पेयर है। अब ये जो Br है ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है नीचे बेंजीन के साथ, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या ये Br निकल पाएगा। अब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई ना, मजबूत हो गया ना बॉन्ड। अब यहाँ से कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इस Br को नहीं निकाल पाएगा, याद रखिएगा, यानी कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। वैसे ये देख लो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो SN1 है ना, तो यहाँ भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस, क्योंकि 3 डिग्री आ गया, 3 डिग्री में SN2 नहीं, ये SN2 होना चाहिए, मैंने पीछे बताया था, ये क्या होना चाहिए, SN2 होना चाहिए, ठीक है। ये भी नहीं होगा क्योंकि Br यहाँ पे क्या कर रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा। सारी चीजें क्लियर हो गई क्या, बताओ, बस फटाफट कर लो। ये देखो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कैसा भी हो, इससे मतलब नहीं है न्यूक्लियोफाइल आपका कैसा भी हो, बट एल्किल हैलाइड याद रखिएगा SN2 होना चाहिए, मतलब 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए, अटैक करेगा Br निकलेगा, और फाइनली आपका प्रोडक्ट। फिर से देखो ये भी हो जाएगा, अटैक करेगा निकलेगा, और ये आपका प्रोडक्ट, ठीक है। फटाफट सारी चीज़ों को मैंने आपको क्लियर करा दी है। 2-3 चीज़ें और हैं जो मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ, ताकि ये चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो जाए। वैसे ये चैप्टर काफ़ी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट छोटा मोटा चीज़ें और देख लो। ये देखो एक एल्किल हैलाइड है जो कि SN2 रेडी है। अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCN से कराएंगे, KCN बताओ अटैक कौन करेगा, CN माइनस, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, CN माइनस, तो यहाँ से CN माइनस अटैक करेगा, यहाँ से X हटेगा, और आपका एल्किल साइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्किल साइनाइड बन जाएगा। लेकिन याद रखिएगा अगर आप AgCN लोगे, अगर आप AgCN लोगे तो यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, बस यही याद रखना है। क्या, अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCN से कराएंगे तो एल्किल साइनाइड बनता है, और अगर आप Ag ले लोगे ना, तो ये एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। बस आपको यही चीजें इसमें याद रखनी है। उसी प्रकार ये भी है, अगर आप AgNO2 लोगे और KNO2 लोगे तो क्या बनेगा, देखो अगर आप एल्किल हैलाइड रिएक्शन KNO2 से कराओगे तो RONO बन, ठीक है, क्या बनता है, RONO बनेगा। और अगर आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgNO2 से कराओगे तो ये RNO2 बनता है। बस ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा आपको याद करना है। याद करने का आप लोग सर बहुत सारी चीजें इसमें याद करने वाली है, तो कैसे याद करेंगे, मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी मत याद किया करिए। बस आप क्या किया करिए ना, बार बार चीजों को पढ़ा करिए। जब आप बार बार किसी चीज को पढ़ेंगे तो चीजें अपने आप ही आपको याद हो जाएंगी। रटिएगा मत कि बैठ कर रट रहे हैं कि जय जगदीश, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, किसी PDF को जितनी बार हो सके, 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को या एक ही नोट्स को आप 10 बार पढ़ो। क्लियर है क्या, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। चलिए कुल मिला के इधर देख लीजिए, ये आपका एल्किल हैलाइड है, ये 1 डिग्री है या फिर 2 डिग्री है, मतलब SN2 रेडी होना चाहिए। इसकी रिएक्शन आप एक्वस NaOH याद है कहाँ लिखवाया था, याद है SN2 एक्वस NaHCO3 Na2CO3 AgOH, कुछ भी लिखा हो इनमें से, चाहे ये वाला लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, याद रखना इसमें OH मतलब न्यूक्लियोफाइल OH माइनस होता है, वही जाके अटैक करेगा और यहाँ पे ROH आ जाएगा। क्लियर है, देख लो लिखा है ना, OH माइनस ही अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये SN2 रिएक्शन होगा। तो कुछ भी लिखा रहे आपके क्वेश्चन में, एक्वस के NaOH लिख दे SN2, एक्वस KOH लिख दे SN2, क्योंकि अटैक कौन करेगा, जब आप NaOH को ब्रेक करोगे ना तो Na प्लस प्लस OH माइनस आएगा, और यही OH माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखो Cl है, फिर से वही एक्वस NaOH है, OH माइनस अटैक करेगा SN2, ये देखो प्रोडक्ट बन गया। तो ये पीछे सारी चीजें हमारी रिएक्शन हो चुकी है। H2O तो क्या होता था, पोलर प्रोटिक है, तो ये तो SN1 देगा, Br 3 डिग्री है SN1, तो ये देखो 1 डिग्री 2 डिग्री SN2, 2 डिग्री 3 डिग्री SN1, सिंपल सी बात है ना। चलो रिवीजन हो गया आपका कुल मिला के। ये भी देखो सारी चीजें वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, वही पूरा यहाँ पे रिवीजन हो गया है। तो रिवीजन देख लीजिए आप लोग। एक्वस लिए थे ROH, KSH
मतलब SN2 SH आ जाएगा, ठीक है। NaOR OR आ जाएगा, ये भी SN2। NaSR SR आ जाएगा। मतलब सब आपको न्यूक्लियोफाइल बस बना के अटैक करा देना है और यहाँ से X निकाल देना, वही बार बार हो रहा है। KCN CN आएगा, RCN AgCN cyanide आ जाएगा, ठीक है। अच्छा KNO2 आएगा तो RONO आ जाएगा, AgNO2 आ जाएगा तो ReNO2, पीछे बताया था। ये देखो वुड्स रिएक्शन मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था, तो हाइड्रोकार्बन में जब मैंने आपको वुड्स रिएक्शन पढ़ाया था तो यहाँ पे RR बन जाएगा, और कोरे हाउस रिएक्शन होगा तो ये भी RR बन जाएगा, ठीक है। और फ्रैंकलैंड है ना, फ्रैंकलैंड इसको बोलते हैं गिल्समान रीजेंट, याद है कोरे हाउस वाले को रीजेंट को बोलते हैं क्या, गिल्समान रीजेंट, यहाँ भी ये लिखें। और फ्रैंकलैंड में भी आपका ये बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, तो मैं इस रिएक्शन को फिर से नहीं यहाँ रिपीट करूंगा, वुड रिएक्शन, क्योंकि आप लोग भी कहोगे सर एक ही चीज बार बार क्यों पढ़ा रहे हो। जिसे मैंने हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया हुआ है, जैसे वुड रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में पढ़ा दिया है, बट मैंने PDF लगा दिया है ताकि जब आप रिवीजन करो ना तो एक दो बार इसको फिर से रिपीट करो ना। उल्मान रीजन ये सब बताया था, फ्रैंकलिन बताया था, कोरे हॉल बताया था, ठीक है। अब इसमें दो चार चीजें और हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अभी इसमें क्या क्या बचा है। अभी इसमें आपका 10 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है, चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, देखो ध्यान से, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे मेटल एसिड से। ये आपका मेटल है सोडियम और ये एसिड है ना, तो मेटल एसिड जैसे आप जिंक ले लो, जिंक मेटल है, HCl एसिड है, SN मेटल है टिन, और HCl आपका एसिड है, Fe आयरन मेटल है, CH3COH है। तो मेटल एसिड से अगर आप रिएक्शन कराओगे तो ये एल्केन बन जाता है, मतलब इसका रिडक्शन होता है। मैंने आपको बताया ना कि मेटल एसिड क्या करता है, रिडक्शन करता है। रिडक्शन का मतलब ये जो Br वाला बॉन्ड है ना, इसको HS देके ब्रेक करेगा, तो यहाँ से HBr निकल जाएगा और फाइनली आपका CH2 CH3 मतलब CH3 ये आपका एल्केन बन जाएगा। क्या बनता है इसमें, एल्केन। क्लियर है, आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या आप क्या आप एल्किल हैलाइड से, अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन Mg से कराओगे, Mg से कराओगे तो क्या ये RMgX बन जाता है, बताओ। RMg या RMgX से करा दो, चलो Mg से कराओगे तो ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आप समझ जाओगे। CH3 है, CH2 है, Br है, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हम Mg से करा दें है ना, तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 CH3 CH2 Mg Br बन जाएगा, है ना, इसको ग्रिग्नार्ड बोलेंगे, सॉरी Mg Br हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इसकी रिएक्शन फिर से करा दें, किससे किससे करा दें, चलो मान लो किसी से करा दो, R2ZN से करा दो, है ना, जो मैंने आपको बताया था ना पीछे, फ्रैंकलैंड गिल्समान वाला ये सब। तो ये फ्रैंकलैंड रीजेंट है, यहाँ से R माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, और R माइनस जब न्यूक्लियोफाइल, मतलब कुल मिला के आपको न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है और उसको अटैक कराना है, यहाँ से Br निकाल दोगे, ये मतलब Mg Br निकाल दोगे, और फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ से R आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, सिंपल सा रिएक्शन है जो कि आपको समझ में आ गया। एल्कोहलिक KOH होगा तो E2 होगा, तो ये देखो E2 एलिमिनेशन सब कुछ हो चुका है, बस ये रिवीजन है आपका। अब हम लोग बात करेंगे डाई हैलाइड्स की। ये तो मोनो हैलाइड की अभी तक हम लोगों ने जो बात की, अब हम लोग पढ़ लेते हैं जिम डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, ये सब क्या होते हैं फटाफट देख लीजिए। जिमिनल डाई हैलाइड, जिम डाई हैलाइड का मतलब, अगर जिम बोलो या डाई हैलाइड बात एक ही है ना। जिम का मतलब है कि अगर दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन होता है उसको बोलते हैं जिम डाई हैलाइड, ठीक है। तो ये सब देखो जिम है क्योंकि दोनों कार्बन एक ही, इसको क्या बोलेंगे, मिथिलीन या क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों ब्रोमाइड है, यहाँ पे दोनों आयोडाइड है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको डाई हैलाइड का प्रिपेयर करना हो तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो देखिए अगर हम एल्काइन की रिएक्शन, एल्काइल की रिएक्शन 2HCl से कराएंगे, तो HCl से कराओगे तो यहाँ पे फिर से वही मार्कोनी की एडिशन, इसको ऐसे ब्रेक करोगे, प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस के साथ ये Cl मतलब ये आ जाएगा, फिर से एक HCl ऐड कराओगे तो फिर से दूसरा Cl आ जाएगा, तो दो Cl आ जाएगा, तो आपका इस तरह से जिम डाई हैलाइड बन जाता है, ठीक है। अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड से जिम डाई हैलाइड बनाना है तो कैसे बनाओगे बताओ। अगर कार्बोनिल कंपाउंड से, जैसे आपने RCHO ले लिया, RCHO ले लिया और इसकी रिएक्शन करा दो POCl3 से, किससे करा दो, P यहाँ से P या PCl5 से करा दो, PCl5 से, तो PCl3 यहाँ पे Cl, ठीक है। तो PCl3 मतलब यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, POCl3 निकल जाएगा, तो POCl3 और प्लस यही जो बनेगा वो आपका जिम डाई हैलाइड बन जाएगा। RCH पहले से था, दो क्लोरीन जो बचा है, ये वाला क्लोरीन ये भी आ जाएगा और ये क्लोरीन ये भी लग जाएगा, तो यानी 2Cl आ जाएगा और ये आपका जिम डाई हैलाइड यहाँ से बनके तैयार हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जिसकी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अच्छे से सीखना है, ध्यान से सुनिएगा। CH3 है, CH3 है, CHCl2 है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोग KCN से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, KCN से। तो यहाँ से जब Cn माइनस अटैक करेगा इस पे, Cn माइनस सीधी सी बात है, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, Cn होगा, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो क्या ऐसे बनेगा, देख लीजिए CH3CH, यहाँ पे आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N और नीचे भी आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर हम इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दें, हाइड्रोलिसिस अगर करा दें तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं, कई बार बता चुका हूँ, जो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन दे देंगे, तीन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, और इसको तीन OH दे देंगे कार्बन को, तीन OH कार्बन H2O निकालोगे तो क्या बन जाएगा, COH, यानी कि यहाँ पे एक एसिड बन जाएगा, ये देखो एसिड एसिड है ना,
अगर दो एसिड एक ही कार्बन पर होते हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से CO2 गैस निकल जाता है। क्या निकल जाता है? CO2। अगर 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक, अगर 1,3 है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो इसमें क्या करते हैं CO2 गैस निकाल देते हैं और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2COOH। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इक्वस KOH है तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वस मतलब SN2 होगा, OH माइनस अटैक करेगा, यहाँ से 2 Cl, वही जैसे आप लोग वहां करते थे वही काम करना है। अब एक ही कार्बन पर 2 OH आ गया तो क्या करेंगे? H2O निकाल देंगे। H2O निकाल देंगे तो फाइनली आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्कोहलिक KOH या NaNH2। अगर आप एल्कोहलिक KOH लोगे, ध्यान से सुनो, इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना। CH3 है, CH है और यहाँ पे 2 Cl है, 1 Cl 2 Cl। अगर आप एल्कोहलिक KOH लोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो क्या ये E2 है? मैंने बताया था ये कौन सा रिलेशन है, E2 है, तो यहाँ से Cl, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और फाइनली आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, एक Cl अभी और बचा है। अब क्या फिर से एल्कोहलिक KOH ले लेंगे, फिर से एलिमिनेशन होगा? आप बोल सकते हो सकता है, बट मैं आपको बता दूं स्ट्रॉन्ग बेस लो। मैंने आपको बताया था NaNH2 भी क्या होता है, एलिमिनेशन देता है, E2 रिएक्शन देता है, बताया था नहीं। और जो NaNH2 होता है ना, वो एल्कोहलिक KOH से ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए यहाँ पे आपको NaNH2 लेना है। बस यहाँ से फिर से एलिमिनेशन, यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से Cl और फाइनली आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन का प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं विस्नल। ये तो जेम था, तो जेम का मतलब क्या था कि दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे था। अगर विस्नल डाइहैलाइड की बात किया जाए, मतलब कि जो दोनों हाइड्रोजन होंगे ये एडजेसेंट कार्बन पर होंगे। कहाँ पर होंगे? एडजेसेंट कार्बन पर होंगे। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं विस्नल डाइहैलाइड। अगर आपको फ्रॉम एल्किन से अगर बनाना हो, अगर आपको विस्नल डाइहैलाइड बनाना हो तो कैसे बनाओगे? एल्किन की रिएक्शन H2 से करा दो, सिंपल सी बात है। पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, Cl आ जाएगा या हाइड्रोजन हाइड्रोजन आएगा, कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हो Cl2Br2 में से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर से वही देखो, Br2 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे एक Br आएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे। यहाँ पे भी देखो Cl2 है, Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे, क्लियर। अब आगे देखो, फ्रॉम विस्नल डाइहैलाइड। विस्नल डाइहैलाइड का मतलब देखो, विस्नल डाइहैलाइड, विस्नल डाइहैलाइड का मतलब ये है कि CH2 यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, ठीक है। इसके रिएक्शन करा रहे हैं कौन की? Cl ZnCl2 से, तो ये क्या बन जाएगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे ZnCl2 ये ल्यूकास रीजेंट है, देखो, तो यहाँ से क्या होगा? Cl आ जाएगा, इसको हटा के Cl, ये ल्यूकास याद है जो मैंने आपको बताया था कि OH को हटाना बहुत मुश्किल है ना? मैंने बताया था एल्कोहल वाले चैप्टर में, याद करिए कि OH को हटाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप लोग कभी कभी ल्यूकास यूज करते हो, कभी कभी SOCl2 है ना, डार्जिन प्रोसेस याद है, डार्जिन वाला, वो वाला यूज करेंगे, कभी PCl3 यूज करते हैं, कभी PCl5 यूज करेंगे। तो जो काम आप लोग मोनो के लिए किए थे वही सेम डाई के लिए भी करना है, कुछ नहीं है नया। तो यहाँ पे बस OH हटा के XX लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ देखो SOCl2 है ना, डार्जिन वाला, Cl लगा देंगे, फिर देखो X है, XX लगा देंगे, फिर PCl5 है, Cl लगा देंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, देखता है आपको याद है कि नहीं, PX3 में क्या निकलता था? H3PO3, याद है? याद है, बताया था। और यहाँ पे POCl3 निकलता था, जब PCl5 लिए थे तो POCl3 निकलता था, H3PO3 वहां से निकलता था। ये भी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ विस्नल डाइहैलाइड की, है ना। तो विस्नल डाइहैलाइड देखो कौन कौन सा रिएक्शन देता है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कौन कौन सा रिएक्शन ये शो कर सकता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करेंगे एल्कोहलिक KOH से, तो एक X यहाँ से, एक H यहाँ से निकल जाएगा। फिर जब दूसरा NaNH2 लोगे स्ट्रॉन्ग वाला, फिर से यहाँ से एक X, यहाँ से हाइड्रोजन, बिल्कुल वही टाइप है, तो आपका यहाँ पे एसिटिलीन बन जाएगा। बहुत बार आ चुका है ये रिएक्शन, आपको याद रखना है। एक्वस KOH है यानी SN2, एक्वस KOH एल्कोहलिक होता है तो क्या होता है? E2, और एक्वस KOH के लिए क्या यूज करते हैं? SN2, यानी कि SN2 रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पे एक OH आ जाएगा, यहाँ पे भी OH आ जाएगा, फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। KCl है तो CnCl आ जाएगा, और हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो COH आ जाएगा, सिंपल सी बात है। कितना आसान है, देख रहे हो? आसान नहीं लग रहा है क्या? सोच लो। अब आज का फाइनल रिएक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस रिएक्शन का नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसको बारे में आप अच्छे से देख लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं, इसलिए आपको इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखिएगा। यहाँ पे देखो ट्राई हैलाइड है ना, यहाँ पे क्या है? ट्राई हैलाइड है, तो ये एक जेम ट्राई हैलाइड है। कैसा क्या है? जेम ट्राई हैलाइड है। तो जेम ट्राइहाइलाइड का मतलब अगर एक ही कार्बन पे तीन तीन हाइड्रोजन आ जाए, इसको बोलते हैं जेम। जैसे CHX3, इसको बोलते हैं हैलोफॉर्म। जैसे CHCl3 लिखोगे तो क्या होगा? जेम ट्राइहाइलाइड है ना, जैसे जेम ट्राइहाइलाइड, एक ही कार्बन पे तीन तीन हाइड्रोजन है, मतलब ये जेम ट्राइक्लोराइड होगा, मतलब इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ये सब आपने सुना होगा। आइडोफॉर्म का कलर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, येलो कलर होता है। आइडोफॉर्म का जो कलर होता है CH3 का, वो येलो कलर होता है।
प्रिपरेशन प्रेशन की बात छोड़िए, आपको इसमें आपको हेलो फॉर्म रिएक्शन के बारे में सीखना है, बहुत अच्छे से सीखिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले बात होती है कि हेलो फॉर्म रिएक्शन देता कौन है, तो याद रखिएगा हेलो फॉर्म रिएक्शन वही देगा जिसके पास एसिटिल ग्रुप होगा, मतलब CH3CO ग्रुप होगा, वही आपका हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपसे बहुत कम पूछेगा, बट अभी मैं बताऊंगा क्या बनेगा प्रोडक्ट। आपसे बस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा इस सेक्शन में कि कौन देगा कौन नहीं देगा, ठीक है। तो CH3CO आपको देखना है, ठीक है। अभी कुछ एक्सेप्शन है वही बताऊंगा। जैसे बताओ, अच्छा एक बात बताओ, क्या ये दे सकता है क्या CH3CHOH 2 डिग्री अल्कोहल अगर ऐसा होगा दे सकता है? बिल्कुल। आप बोलोगे सर ये तो CH3CO नहीं हुआ, फिर कैसे दिया? ऑक्सीडेशन, याद रखना, अगर ऑक्सीडेशन कराने पे कि अगर CH3CO बन जाता है, अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो क्या बनता है? CH3CO कीटोन बनता है ना, यानी कि यहाँ भी CH3CO हो, यानी कि ये भी क्या करेगा? हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। याद रखना ये भी देगा। अगर OH की जगह पे हेलोजन होता तब भी आप ऑक्सीडेशन कराओगे, जैसे देखो हेलोजन आ गया, तब भी देगा। डाई हेलोजन होगा तब भी, क्योंकि दो दो OH आएगा। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो दो दो OH आ जाएगा कार्बन के पास, H2O निकालोगे तो फिर तो CH3CO आ गया। कहने का मतलब ये है CH3CX है, इसको एक ब्रेक करोगे, यहाँ पे OH दोगे, यहाँ पे OH दोगे, तो ठीक है, यहाँ पे कार्बन के पास दो दो OH आ गया, क्योंकि नीचे भी एक X था, तो दो दो OH आ गया, तो H2O निकाल दोगे तो CH3CO आ गया कि नहीं? तो CH3CO आ गया, इसका मतलब ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कौन हेलो फॉर्म दे रहा है कौन हेलो फॉर्म नहीं दे रहा है, ठीक है क्या? सबको क्लियर, कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ये वाला रिएक्शन देखिए, CH3CO CH3, बताओ हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा? बिल्कुल देगा। ये देखो CH3CO है ना, बिल्कुल देगा। यहाँ पे देखो CH3CO है, बिल्कुल देगा। CH3CO है, बिल्कुल देगा। CH3CHOH है, 2 डिग्री अल्कोहल देगा। CH3CHCl है, ये भी देगा। अब देगा तो क्या बनेगा? आप लोग सोच रहे होंगे सर प्रोडक्ट बना देते कैसे? अच्छा, कैसे पहचानेंगे हेलो फॉर्म रिएक्शन है? तो याद रखना, हम लोग क्या करते हैं, ये तो होगा ही CH3CO, आप देखना ही है। उसके बाद इसमें क्या लेते हैं? NaOH, एक बेस लेते हैं और हेलोजन लेते हैं। देखो बेस लेते हैं, हेलोजन, कोई भी हेलोजन ले लो, फ्लोरीन को छोड़ के, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे NaOH, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे NaOH, ये Cl2, ठीक है। एक्चुअली हम लोग फ्लोरीन को नहीं लेते, आप लोग सोचेंगे सर फ्लोरीन को कहीं भी नहीं लेते, आप बार बार देखते हैं HCl भी आ रहा है, ये सब लेते हैं। फ्लोरीन एक्चुअली बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोजिव होता है, मतलब एक्सप्लोड कर जाता है, बम की तरह फूट जाता है ना, तो नुकसान नुकसान कर सकता है, इसलिए हम लोग कहीं फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं कराते हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं फ्लोरीन से करने का, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, अच्छा कुल मिला के यहाँ पे कुछ करना है, आप ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या याद रखना है सुनिएगा। मैंने बताया था CH3CO, बताइए CH2CH3 क्या ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा? अगर मैं लिखूं Cl2 प्लस NaOH हेलो फॉर्म देगा? आप बोलोगे बिल्कुल देगा सर, क्योंकि CH3CO है, आपने बताया था। हाँ, अब इसमें ट्रिक क्या है? अगर आपको प्रोडक्ट बनाना हो तो बस इतना याद रखो, मैकेनिज्म जाने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना, यहाँ से जो NaOH जो आपने बेस लिया था, यहाँ पे जो ONA वाला पार्ट है इसको ले जाइएगा, और जो CH3CO में जो CH3 है ना, इसको हटा दीजिएगा। CH3 हटा देना, उसके जगह पे ONA लगा देना, बस प्रोडक्ट बनके तैयार। तो क्या आ जाएगा? CO था, यहाँ पे ONA लगा देना बेस का, और यहाँ पे CH2CH3 पहले से था, बस यही हमारा प्रोडक्ट। देखो फटाफट वैसे बनाया क्या, CH3 हटाओ ONA लगाओ, देखो ये बन गया, ठीक है। CH3 हटाओ ONA लगाओ, बन गया। CH3 हटाओ ONA लगाओ, कितना आसान है, देखो CH3 हटाओ ONA लगाओ, बस खत्म, ठीक है। चलो आगे देखो कुछ चीजें और। रेट अगर आपको देखना हो तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिखते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का रेट जितना लेस बल्कि होगा, उसका रेट जो होगा हेलो फॉर्म का उतना ही ज्यादा होगा, याद रखना। दो तीन अगर आपको कार्बन कंपाउंड दे दिया जाए तो जिसका लेस बल्कि होगा, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का रेट उतना ज्यादा होगा, या हेलो फॉर्म का रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो आपको यही देखना है कुल मिला के। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? अगर येलो कलर, ये जो याद रखिएगा, ये जो आप आयोडीन, अगर यहाँ पे आयोडीन ले लोगे ना, ये जो आपने आयोडीन लिया है, इसमें देखो CHI3 बनता है प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो CHBr3 बन रहा है, CHCl3। अब मैंने आपको बताया था पीछे, जो CHI3 होता है इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म का कलर होता है येलो। तो कहीं पर अगर ऐसे लिख दिया जाए क्वेश्चन, येलो प्रेसिपिटेट बनता है, तो तुरंत आपके दिमाग में याद आना चाहिए, क्या ये हेलो फॉर्म रिएक्शन तो नहीं है ना? क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये बात याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना। टेस्ट ये हो गया हमारा सही, ठीक है। चलिए अब कुछ चीजें, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कौन रिएक्शन दे रहा है कौन नहीं। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एसिड एंड डेरिवेटिव डू नॉट गिव ये रिएक्शन एसिड और एसिड के डेरिवेटिव नहीं देते। जैसे देखो CH3COOH, आप बोलोगे सर इसमें तो CH3CO है, फिर क्यों नहीं देता? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है ना, यहाँ पे लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करता है, तो ये लोन पेयर की वजह से, है ना, ये लोन पेयर क्या करता है, CO के साथ कॉन्जुगेशन, ये तो CH3CO थोड़े ना है, ये तो यहाँ पे OH आ गया ना, तो एसिड हो गया, है ना। ये कीटोन और एल्डिहाइड थोड़े ना है, ये तो एसिड हो गया। यानी कि याद रखना, अगर ये लोन पेयर
कोई लोन पेयर अगर इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ये हेलो फॉर्म नहीं देगा, ये भी देखो नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो इसमें बस सिंपल सा एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, फिलहाल वो नहीं जानना आपको। और इसमें बस इतना रखिएगा, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देते, आपको छोटा मोटा क्वेश्चन इस तरह से अगर बनाना चाहेगा तो बना देगा। ठीक है कि नहीं, बताओ सबको। आप बोलोगे सर अच्छा इसमें तो रिएक्शन कैसा हो रहा है, तो देखो इसमें कुछ नहीं है। अगर ये हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं दे तो कौन सा रिएक्शन होगा बताओ। ये बेस है, ये देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिड है ना, ये पूरा एसिड है, ये पूरा बेस है। एसिड बेस का रिएक्शन होगा, देखो सॉल्ट बन गया, सिंपल सी बात है। फिर देखो एसिड बेस का रिएक्शन होगा, ओ आर निकलेगा, यहाँ से ओ एच आ जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे बस यही सीएल को हटा रहे हैं, यही जो गुड लिविंग ग्रुप है ना, इसको हटा के यहाँ पे वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला जैसा है। मतलब यहाँ पे तो ऐसा नहीं रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया क्या, बताइए सभी लोग, सबको क्लियर हो गया क्या। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे सर एक करके दिखा देता तो ज्यादा अच्छा रहता। देखो CH3COCl ये वाला देख लीजिए, ये वाला इसमें है NaOH है ना, NaOH है, तो NaOH है। तो यहाँ पे ये देखो Cl है, यहाँ से OH माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा। जब इसको आयनाइज करोगे तो OH माइनस बनेगा न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव। अब बताओ ये जब यहाँ पे O पे नेगेटिव, पहले क्या बनेगा CH3C, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl। अब यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे आएगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा, और फाइनली हमारा बन जाएगा CH3CO, और यहाँ पे OH बन जाएगा, और Cl माइनस हमारा निकल जाएगा। ठीक है, यही रिएक्शन सब में हो रहा है। तो कौन देता है कौन नहीं देता है, मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन के बारे में भी मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, कुछ भी नहीं छूटा है। और इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है एल्किल हैलाइड वाला, वो फाइनली कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे की भी चीजें सारी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।